उनको रिकॉर्डिंग का मैसेज भी स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है। देखो हम लोग का मटेरियल कॉस्टिंग कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेबर कॉस्टिंग। तो यहाँ पर भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, जैसे हम लोग लेबर सॉरी मटेरियल का कॉस्ट कैलकुलेट करते थे कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मटेरियल का होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिस्सा वही मतलब अमाउंट के तौर पे सबसे ज्यादा हिस्सा वहीं पर लगता है। ठीक है, सबसे ज्यादा खर्चा मटेरियल पे ही आता है कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। गुड इवनिंग मैम। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हमें चाहिए होता है लेबर। ठीक है, तो देखो जब भी हम लोग कोई फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, जब भी हम लोग कोई फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए उसके लिए रॉ मटेरियल, क्योंकि हम लोग तो मैन्युफैक्चरर है ना, कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हमें अपने आप को मैन्युफैक्चरर समझना पड़ेगा, तभी हम लोग सारी चीजों को सोच पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लेबर लगेगा। ठीक है, और लेबर का मतलब देखो, लेबर का मतलब एज वेल एज मशीन भी हो जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि लेबर का मतलब ये नहीं है कि बाई हैंड ही सिर्फ लोग काम करेंगे, मशीन का यूज करके भी काम करेंगे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का खर्चा कैसे कैलकुलेट करना है वो होता था मटेरियल कॉस्टिंग। अभी लेबर का खर्चा कैसे कैलकुलेट करना है वो जब हम लोग सीखेंगे तो उस चैप्टर मतलब उस टॉपिक का ही नाम है लेबर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब टेक्निक जिससे हम लोग किसी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग किसका कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं? लेबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया बेसिकली कि रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म होने का जो प्रोसेस है उसमें हमें क्या चाहिए होगा? उसमें हमें लेबर या फिर जिसको हम लोग बोलेंगे वर्क फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग वर्क फोर्स भी बोल सकते हैं। और मशीन ये भी चाहिए। ठीक है, आजकल ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ बाई हैंड ही लोग काम करेंगे, मशीन के थ्रू से भी करेंगे। कुछ ऐसा काम होता है कि जो मशीन से हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब जो मशीन से नहीं होता है वो हमें मतलब लेबर जो है वो बिना मशीन यूज के ही करते हैं, लेकिन मशीन का भी यूज करेंगे वहां भी लेबर का जरूरत होगा। मशीन तो और अपने आप ऑटो ऑपरेटेड बहुत सारी मशीन्स होते हैं, लेकिन उसमें भी तो कम से कम भी ह्यूमन बीइंग का तो जरूरत होता है। हो सकता है कि मशीन की वजह से कम ह्यूमन बीइंग का जरूरत हो, लेकिन जरूरत तो पड़ेगा जितना भी ऑटोमेशन हो। ठीक है, अगर मशीन ही खराब हो गई तो थोड़ी ना कुछ काम होगा, तो फिर तो हमें फिर लोगों का जरूरत होता ही है ना। तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी लोगों का जरूरत होता है। तो बेसिकली इसीलिए वर्कफोर्स और मशीन ऐसे बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें जो वर्कफोर्स यानी कि लेबर का खर्चा और मशीन पे जो लेबर लगे हुए उसका खर्चा कैलकुलेट करने के लिए ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अब फैक्ट्री का मेंटेनेंस में भी लेबर काम करता है। फैक्ट्री मेंटेनेंस और फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इसको संभालने के लिए भी लेबर का जरूरत होता है। ठीक है, एक्चुअली कॉस्टिंग में सभी को लेबर बोलते हैं। जैसे हम लोग अकाउंट्स में पढ़ते हैं तो जब हम लोग बोलते हैं कि लेबर, तो हम लोग ये मानते हैं कि अनस्किल्ड पर्सन है, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। कॉस्टिंग में लेबर का मतलब स्किल्ड भी लेबर है, अनस्किल्ड भी लेबर है, सेमी स्किल्ड भी लेबर है। लेबर का मतलब ही वर्क फोर्स है। ठीक है, तो हम लोग अगर कोई स्किल्ड पर्सन है तो वो लेबर नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं ना, तो यहाँ पर वैसा वाला कंसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर लेबर का मतलब बेसिकली क्या है? यहाँ पर लेबर का मतलब कुछ ऐसा है कि एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन द फैक्ट्री premises is called labor।
whether in production department, cleaning department, and maintenance, selling, अच्छा सेलिंग को हटा के बाद कौन समझ रहे फिलहाल इतना लिखते हैं, नहीं तो लैंग्वेज के साथ नहीं। तो लेबर मतलब जैसे मैंने बोला कि यहाँ स्किल्ड लोग भी लेबर हैं, अनस्किल्ड भी लेबर ही है, और सेमी स्किल्ड भी लेबर है। सेमी स्किल्ड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन द फैक्ट्री प्रेमाइसेस, फैक्ट्री प्रेमाइसेस में जो भी काम करते हैं उसे लेबर बोला जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हो या क्लीनिंग से या मेंटेनेंस से। जैसे देखो जो मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड काम कर रहे हैं उनका अपना स्किल्ड होता है, ठीक है, तो वो स्किल्ड कहला सकते हैं, ठीक है। अब जो क्लीनिंग वगैरह का काम करते हैं उनको हम लोग बोलेंगे अनस्किल्ड, ठीक है। जो मेंटेनेंस वगैरह का काम करते हैं उनको भी हम लोग, जैसे मेंटेनेंस मतलब फैक्ट्री का मेंटेनेंस करना, ठीक है, तो वो सेमी स्किल्ड भी हो सकते हैं, स्किल्ड भी हो सकते हैं, प्रोडक्शन वाले भी सेमी स्किल्ड स्किल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कैटेगरी मतलब बेसिकली फैक्ट्री के अंदर जो भी मतलब फैक्ट्री का मेंटेनेंस से लेके फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन तक का सारा काम जो है लेबर के थ्रू से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेबर का मतलब हम लोग का ये इस तरीके के हर एक पर्सन को हम लोग लेबर बोलेंगे, ठीक है, और उनका ही हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है कि एक फिनिश गुड्स बनाने में इस तरीके के लोगों का क्या खर्चा आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों कैलकुलेट करना है, ताकि हम लोग जब इस गुड्स को मार्केट में बेचेंगे तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट के साथ लेबर का कॉस्ट भी हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से हमें पता करना जरूरी है। अब ये लेबर का जो पेमेंट है ये दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। लेबर का जो पेमेंट है ये दो तरीके से हो सकता है, एक होता है इन कैश और एक हो जाएगा, बोल सकते हो, और एक किस तरीके से दे सकते हो, तुम लोग टैक्स में पढ़ते हो। काइंड। हाँ मैम इन काइंड। हाँ क्या, जिसको क्या बोलते हो टैक्स में, परक्विजिट बोलते हो, यहाँ भी बोलते हो, हाँ मैम। ठीक है। तो ये देखो क्या क्या मिलता है, एक लेबर को वेजेस मिल सकता है, सैलरी मिल सकता है, मतलब ये सब नाम होता है ना कि हम लोग वेजेस दे रहे हैं। जैसे अगर अनस्किल्ड लोगों को देते हैं देन बोलते हैं कि वेजेस दे रहे हैं, स्किल्ड लोगों को देते हैं तो बोलते हैं कि सैलरी दे रहे हैं। और क्या दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, इंसेंटिव। और क्या दिया जा सकता है, ओवर टाइम, ओवर टाइम का पेमेंट, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। ये सब नाम है, ठीक है, कि एक लेबर को क्या क्या दिया जाता है, ठीक है। तो उनके काम की कैटेगरी के अकॉर्डिंग किसी को वेजेस, किसी को सैलरी, ठीक है। अब बोनस वगैरह कंडीशन होता है, ठीक है। यहाँ पर ना कंडीशन होगा कि अगर ऐसा काम करेंगे तो इतना एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, इंसेंटिव वगैरह, ठीक है। ओवर टाइम करने से ओवर टाइम पेमेंट, डीएनए सैलरी, तो ये सब नाम हमें मिलेगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये सारी चीज दिए जाते हैं। और भी होगा, मैंने ये सब लिख दिया, और भी नाम मिल जाएगा हमें एटसेट्रा। तो लेबर को हम लोग कैश या काइंड में पेमेंट कर सकते हैं, और कैश में ये इतने सारे चीज हम लोग दे सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, और भी कुछ नाम हमें मिल सकता है। लेकिन ये लेबर का जो कॉस्ट है, ठीक है, जैसे हम लोग मेटेरियल के कॉस्ट को हमें क्या करना चाहिए, मेटेरियल का कॉस्ट ना बढ़े तो सही समय पे सही क्वांटिटी पे सही लोगों से मेटेरियल खरीदना चाहिए, सेम तरीके से लेबर का कॉस्ट जो है, लेबर का कॉस्ट को भी हमें कंट्रोल करने आना चाहिए, या फिर उसे बोल सकते हो एडमिनिस्टर करने आना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, अगर मेटेरियल का खर्चा बढ़ने से जैसे हमारे लिए लॉस है, हमारे फिनिश गुड्स का दाम बढ़ जाएगा, तो लेबर में भी तो सेम ही होगा ना। तो मतलब जो भी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हमें उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर वो कंट्रोल में नहीं रहा तो हमारे फिनिश गुड्स का प्राइस जो है मार्केट में बढ़ जाएगा, तो हम लोग बेचेंगे कैसे उसे। तो सबसे पहले ये कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो स्टेप 1,
ये ना हम अच्छा ये देखो, ये जस्ट हम समझा रहे हैं, ये कुछ हम ना थ्योरी नोट्स या फिर मतलब ऐसा मत सोचो कि कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखवा रहे हैं, हम ये लेबर वाला चीज समझा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। ये हम चीज समझा रहे हैं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं चैप्टर को, ठीक है। तो तुम लोग भी लिखते जाओ, क्योंकि जब भी देखोगे कि लेबर कॉस्टिंग कभी भी रिवाइज करोगे तो ऐसे पढ़ोगे तो फिर तुम लोग को भी याद आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये देखो कुछ डेफिनेशन वगैरह है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करके कंट्रोल कर सकते हैं लेबर के कॉस्ट को, तो अपॉइंट परफेक्ट, इसीलिए मेरा शायद लैंग्वेज भी उतना ठीक ठाक ना हो, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं। पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, ठीक है। तुम लोग जो इंग्लिश है उसको और भी ठीक कर सकते हो। तो हम जस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि सही पर्सन को सही काम पे लगाना है, ठीक है। किसी का स्किल कुछ और है, मैंने उसको किसी और काम पे लगा दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो जो आउटपुट मिलेगा वो सही नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई इंसान जो है फैक्ट्री में जो है वो प्रोडक्शन का काम अच्छा कर सकता है, उसको प्रोडक्शन जो हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका नॉलेज अच्छा है, हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, हम लोगों ने उसे फैक्ट्री के मशीन को मेंटेनेंस करने में लगा दिया कि भाई आप ये मेंटेनेंस वाला काम कीजिएगा, अगर ये पार्ट्स खराब हो जाए इसे ठीक कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा वैसे कीजिएगा, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, हमें वो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सही जिसके पास जो स्किल है वो चीज को समझ के उस पर्सन को उस काम में लगाना चाहिए, तब जाके हमारा कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि मैंने तो उसे पेमेंट किया एक काम का जिसका उसे नॉलेज है नहीं उतना अच्छा, ठीक है, थोड़ा बहुत है तभी लगा दिया, बट उतना अच्छा नहीं है। मतलब किसका क्या नॉलेज है वो समझ के हमें उसको काम में अपॉइंट करना चाहिए, तब जाके हमारा लेबर कॉस्ट कंट्रोल में रहेगा। और स्टेप 2 हो जाएगा चेक एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड पे अकॉर्डिंग टू दैट। और हमें एफिशिएंसी भी देखना चाहिए कि जो भी लेबर को हम लोगों ने काम में लगाया उसका एफिशिएंसी कितना है। अगर हम लोग किसी इनएफिशिएंट पर्सन को काम पे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग कॉमर्शियली प्रोडक्शन वगैरह करके बेचेंगे तो हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। अगर हम लोग इनएफिशिएंट पर्सन को काम में लगाएंगे तो ऑब्वियसली हमें आउटपुट कम मिलेगा, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को हम थोड़ा समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये कौन है, ये लेबर। इनको हम लोग मान लो कि सैलरी देते हैं 10,000 पर मंथ, ठीक है। अब इनसे जो हमें आउटपुट मिलता है, मतलब ये जो हमें काम करके देते हैं, ठीक है, तो वो जो आउटपुट हमें मिलता है वो 8,000 पर मंथ के बराबर है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं ये पर्सन को हम लोग काम पे रखे हैं, बदले में इन्हें सैलरी देते हैं, कितना देते हैं, 10,000 पर मंथ। तो इनसे हमें जो काम मिलता है, मतलब ये तो हमें कुछ काम देते हैं ना, मतलब हम लोगों ने इन्हें जिस काम पे रखा है तो वो काम ये करके देते हैं, तो हमें आउटपुट मिलता है उनसे 10,000 रुपए पर मंथ का। मतलब हम खर्चा कर रहे हैं इन पे 10,000, सॉरी 8,000 रुपए पर मंथ का, हम इन पे खर्चा कर रहे हैं 10,000 पर मंथ का, ये हमें रिटर्न बैक में जो काम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें मिल रहा है 8,000 पर मंथ का जो है रिटर्न, ठीक है, जिसको हम आउटपुट नाम दे रहे हैं। तो हमें 100% रिटर्न तो नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब हम अगर किसी को काम पे रखेंगे तो मुझे उससे जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसको हम पैसे में ये कंपेयर करके बोल रहे हैं, ठीक है, कि हम 10,000 दे रहे हैं बट बदले में मुझे 8,000 पर मंथ का ही काम मिल रहा है, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का मुझे ध्यान रखना चाहिए। और एक मान लो एक लेबर है मिस्टर बी, ठीक है, ये भी एक लेबर है। इनको हम लोग सैलरी देते हैं 10,000 पर मंथ, इनको भी हम लोग 10,000 पर मंथ सैलरी देते हैं। और इनसे हमें जो आउटपुट मिल रहा है ना, मतलब ये हमें रिटर्न में जो दे रहे हैं वो अगर हम लोग पैसे से कंपेयर करें जो कि 20,000 पर मंथ के बराबर है, मतलब ये इनको हम दे रहे हैं 10,000 रुपए पर मंथ, लेकिन ये मुझे काम रिटर्न पे दे रहा है 20,000 पर मंथ का। तो देखो कोई भी जो है
इतना मतलब बेवकूफ है नहीं कि 10,000 रुपए लेके मुझे 20,000 का काम देके जाएगा, तो उसे भी दिखेगा कि भाई हम इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरा स्किल अच्छा है, मेरा एफिशिएंसी अच्छा है, तो कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। बट कंपनी तो मुझे 10,000 ही दिए जा रही है, तो हम इस कंपनी में काम क्यों करें? ठीक है, ऐसा वो सोचेगी, कोई भी इंसान सोचेगा, हम होंगे तो हम भी सोचेंगे। तो ऐसे इम्प्लॉय जो एफिशिएंट भी है, स्किल्ड भी है, जो हमें बहुत बेनिफिट दे रहा है, तो इन्हें हमें हमेशा मोटिवेट रखना चाहिए। ठीक है, तो हमें इन्हें क्या करना चाहिए? मोटिवेट रखना चाहिए। तो मोटिवेट रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इन्हें इंसेंटिव दे सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, बाकी कुछ भी दे सकते हो, बोनस वगैरह, ये जस्ट समझाने के लिए, तो इंसेंटिव दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हम लोगों ने बोला कि इनको इंसेंटिव दे देंगे 5,000 पर मंथ। ठीक है, ऐसा करके हम लोगों ने बोल लिया 5,000। वैसे इंसेंटिव पर मंथ होता नहीं, इंसेंटिव जो बोल देता है कि इस बार इतना अच्छा काम हुआ है, तो इंसेंटिव मान लो कि 5,000 और भी हम लोग इन्हें इंसेंटिव देंगे। ठीक है, किसी एक मंथ में, तो किसी एक मंथ में इनका टोटल पेमेंट इतना आ गया। मोटिवेट रखने के लिए हम लोगों ने बोल दिया कि अच्छा आपने इस महीने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको 10,000 रुपए का सैलरी और 5,000 का इंसेंटिव, आपको हम लोग दे देते हैं 15,000 रुपए। ठीक है, तो इम्प्लॉय जो है वो खुश हो गया। ठीक है, क्योंकि उसे क्या मिल गया? 15,000 पर मंथ मिला, इंसेंटिव 5,000 मिला, लेकिन बदले में तो हमें 20,000 का काम मिल रहा है, तो कंपनी के लिए तो बेनिफिट है। अब देखो, इम्प्लॉय एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेट तो कर नहीं पाएगा कि मेरे लिए हम 10,000 की जगह 20,000 दे रहे हैं, ऐसा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन उसको तो ऑब्वियसली हैप्पी होगा ना वो, कि उसे अगर 5,000 का इंसेंटिव मिला तो मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो हमारा खर्चा 15,000 हुआ, लेकिन हमें 20,000 का काम मिल रहा है। गुड आफ्टरनून सर। तो देखो हमारा खर्चा कितना हो रहा है? खर्चा हो रहा है 15,000 का, लेकिन हमें आउटपुट कितना मिल रहा है? 20,000 का, तो भी हमारे लिए क्या है? बेनिफिट है। ठीक है, तो ऐसे करके कंपनी को अपना बेनिफिट जो है देखना पड़ता है। मतलब कंपनी इस तरीके से काम करती है, ये जो इंसेंटिव बोनस वगैरह देती है ना, इस तरीके से देती है। तो ये जो लेबर है, ये जरूर क्या होंगे, इसका एफिशिएंसी लेवल उतना अच्छा नहीं रहा होगा, एफिशिएंसी लेवल इतना अच्छा नहीं रहा होगा, कम रहा होगा, इसीलिए इनसे हमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, हमारा कॉस्ट बढ़ जा रहा है। लेकिन इस केस में हमारा क्या हो गया? कॉस्ट जो है कम हो गया। ठीक है, कॉस्ट जो है कम हो गया। अब देखो, इसमें हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी कम रखने पड़ेंगे। कैसे? देखो, अगर एक ही इंसान मुझे 20,000 वाला आउटपुट, अब अगर मान लो ये इंसान इतना केपेबल नहीं होता, तो मुझे 20,000 आउटपुट पाने के लिए, मान लो कि मुझे अगर ऐसा, ऐसे लोगों को हम काम पे रखते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अगर 20,000 का आउटपुट चाहिए, तो मुझे ऐसे 2-3 लोग रखने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि देखो, अगर कोई 10,000 के बदले मुझे 8,000 आउटपुट दे रहा है, तो मुझे अगर 20,000 का आउटपुट चाहिए, तो 2 लोग रखने से 16,000 का आउटपुट मिलेगा, मतलब मेरा 20,000 का खर्चा हो गया। बात समझ रहे हो? कि अगर हम इनएफिशिएंट लोगों को बाई चांस काम पे रख लेते हैं, हम चीजों को परख नहीं पाए कि भाई ये इंसान को मुझे, ये इतना एफिशिएंट नहीं, या फिर मान लो इसका स्किल वो वाला नहीं है जिस काम पे मैंने लगा दिया, ठीक है, इसीलिए मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है। तो अगर हम लोग सही लोगों को सही काम पे लगाएंगे, तो हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है ना, वो भी कम रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो, ये अकेला ही मुझे 20,000 का आउटपुट दे रहा है, जबकि ऐसे लोगों को रखने से अकेला इंसान मुझे 8,000 भी नहीं दे पा रहा है। तो अगर हम सही पर्सन को सही जगह पे काम पे लगाएंगे, तो मेरा नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी कम लगेगा, और इसके वजह से अगर मेरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम लगेगा, तो ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट जो है, मतलब जिसे लेबर कॉस्ट बोलते हैं, वो भी कम होगा, और मुझे काम ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मुझे काम ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए ये जो 2 पॉइंट है, उसको समझाने के लिए जस्ट मैंने ये एक स्टोरी लिया है, कि अगर हम लोग सही पर्सन को सही काम पे लगाएंगे, तो हमें सही आउटपुट मिलेगा, ठीक है, जैसा हमें चाहिए। और अगर कोई पर्सन एफिशिएंट भी होगा, ठीक है, बहुत अच्छा एफिशिएंट होगा, तो हमें और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। देखो, स्किल होना एक अलग चीज है, ठीक है, भाई मुझे ये चीज बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर हम एफिशिएंट ही नहीं है, तो अच्छे से आके भी क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। जैसे देखो, मान लो एग्जाम में तुम लोग गए, क्वेश्चन देख के लगा कि मुझे सब आता है, बहुत अच्छा बात है, मतलब तुम लोग स्किल्ड हो, सब आता है, मतलब सब पढ़ के गए हो, तुम लोग को नॉलेज है, बट स्पीड नहीं है। ठीक है, लिखने का स्पीड नहीं है। अब देखो, टाइम तो रिस्ट्रिक्टेड है, 3 आवर्स के अंदर जो है लिख के आना है, ठीक है, तो स्किल्ड होके भी क्या फायदा हुआ, अगर 3 आवर्स के अंदर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाए? मान लो 10 क्वेश्चन लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 4 ही लिख के आए, ठीक है, ज्यादा नहीं लिख पाए, 4 लिख के आए, तो क्या हुआ? स्किल्ड होके कोई फायदा नहीं हुआ। तो स्किल होना भी जितना जरूरी है, एफिशिएंसी होना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, अगर एफिशिएंट होते हो तो एक्स्ट्रा भी लिख के आ सकते हो, ठीक है,
जैसे अभी तो देखो इतने हायर क्लास में ये नहीं होता है, लेकिन बचपन में होता था ना कि चलो भाई ये और ये दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है तो एक्स्ट्रा करके आ जाते थे, ठीक है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन करते थे वो चेक किया जाएगा, ऐसा हमें बताया जाता था, ठीक है, कि भाई अगर हो सके तो एक्स्ट्रा भी कर देना, और उसमें क्या होगा, जो पहला क्वेश्चन करके आओगे उसी पे मार्क्स दिया जाएगा, ऐसा बोला जाता। तो देखो ये एक्स्ट्रा वगैरह करने के लिए तो हमें स्पीड होना चाहिए ना, तो वही एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। तो सही लेबर को सही काम पे लगाओ और उसका एफिशिएंसी भी चेक करो। इससे ज्यादा लोग को रखना नहीं पड़ेगा, ज्यादा लोगों को नहीं रखना पड़ेगा तो ज्यादा कॉस्ट भी बेयर नहीं करेगा करना पड़ेगा, और दूसरा बात है कि हमें काम भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जैसे देखो इनको इंसेंटिव देके ही काम चल रहा है, ये भी खुश, कंपनी को भी अच्छा काम मिल रहा है। लेकिन अगर ये ऐसे हम लोग एफिशिएंट पर्सन को ढूंढ ना पाए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये 20,000 आउटपुट पाने के लिए मुझे 10,000 ये मिस्टर बी को देना पड़ रहा है। सेम ऐसे ही मान लो इनके पास एफिशिएंसी नहीं है और किस एफिशिएंट वाले पर्सन मिल नहीं रहे हमें, मान लो ऐसा, तो फिर मुझे और एक 10,000 रुपए देके मुझे और एक मिस्टर सी को मान लो रखना पड़ेगा ताकि मुझे 20,000 का आउटपुट मिले, ठीक है। अगर ये 10,000 के बदले मान लो 10,000 का ही आउटपुट देने के लिए केपेबल है, 100% दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दे पा रहे, तो मुझे दो लोगों को रखना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ये देखो अगर मान लो कि ये 10,000 की जगह इतना नहीं देके, तुम लोग मत लिखना, ठीक है, इतना ही मुझे आउटपुट दे पा रहे, 100% दे रहा है, लेकिन उतना भी एफिशिएंट नहीं कि बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो मुझे फिर मिस्टर सी को भी रखना पड़ेगा, मतलब एक नाम ले लिया मैंने, और उनको मुझे 10,000 सैलरी देना पड़ेगा, जो कि इनके तरह 10,000 का ही मुझे आउटपुट दे पाएंगे, 10,000 रुपए का, तो मेरा खर्चा तो 20,000 हो गया, जबकि इंसेंटिव देके मेरा खर्चा 15,000 हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि हमें इस तरीके से लोगों को समझ के जो है अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है, अपने कंपनी में, यानी कि फैक्ट्री वगैरह में यहाँ। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लेबर कॉस्ट जो है दो तरीके का होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो हम लोगों ने ये तो एकदम बेसिक ऑफ कॉस्ट में ही पढ़ा था कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट वहां पर लेबर मटेरियल भी पढ़ा था, बट हर एक जगह पे ये हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में क्या फर्क था? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है, लेबर का बात नहीं है, डायरेक्ट खर्चे का मतलब वो सारा खर्चा होता है जो खर्चा फिनिश गुड्स में, 1 यूनिट फिनिश गुड्स में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वही मेरा डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो लेबर के केस में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब भी वही होगा कि जो भी हम लोग फिनिश गुड्स बनाएंगे वो देख के अगर हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें लेबर का खर्चा कितना हुआ, तो वो हम लोग का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन हम एक बार फिर से लिख देते हैं। एनी कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो कोई टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब एक टी शर्ट बनाने का लेबर कितना लेगा, मतलब लेबर यानी यहाँ पर मैंने बोला ना, लेबर यहाँ पर कौन हो जाएंगे, जो टेलर होते हैं वो होंगे, ठीक है। तो मान लो कि ऐसा बात हुआ है कि लेबर ने बोला है एक टी शर्ट बनाने का हम 300 रुपए लेते हैं, 300 पर टी शर्ट, ठीक है। तो अगर 1,000 टी शर्ट बनने का ऑर्डर आया है कंपनी को, ठीक है, 1,000 टी शर्ट बनने का अगर ऑर्डर आया है कंपनी को, तो उनका लेबर का खर्चा कितना हो जाएगा, 1,000 इंटू 300, तो कितना हो जाएगा, ₹3 लाख का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो कैलकुलेशन हो गया। अब देखो जब टी शर्ट बन के रेडी हो गया, ये टी शर्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है, तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि इस टी शर्ट में लेबर का खर्चा कितना है, ये टी शर्ट बनने के बाद, क्योंकि रूल्स क्या है कि एनी कॉस्ट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स है, एक टी शर्ट है, 1 यूनिट फिनिश गुड्स क्या है, मेरा टी शर्ट है, ठीक है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें टेलर का खर्चा कितना लगा है? बिल्कुल बोल सकते हैं, हम लोग बोल देंगे कि ये शर्ट बनाने का 300 रुपए लगा है। कैसे? क्योंकि पहली बात हो गया था, ठीक है, पहली बात हो गया था कि भाई
हम एक टी शर्ट बनाने का 300 रुपए लेंगे, तो आराम से बोल सकते हैं। तो ये मेरा हो गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही सीखने वाले, क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चे को ओवरहेड बोला जाता है, जो कि इसके बाद वाला चैप्टर होगा, ओवरहेड वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब एनी कॉस्ट दैट can't be identified easily in one unit of finished goods. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फैक्ट्री, जहां पर मान लो ये टी शर्ट बनेगा, ठीक है, तो टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनका फैक्ट्री भी होगा जहां पर टी शर्ट बनता है। तो फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं मान लो, ठीक है, मतलब 100 टेलर्स काम कर रहे हैं। अब उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, सुपरवाइजर रख दिया, ठीक है, सुपरवाइजर रखा है फैक्ट्री में, सुपरवाइजर रखा है, ताकि सुपरवाइजर क्या कर सके, ठीक तरीके से बाकी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। सुपरवाइजर का काम यही होता है, देखना कि सारा काम ठीक हो रहा है कि नहीं, जो जिनको जो काम पे लगाया गया वो काम परफेक्टली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सुपरवाइजर को मान लो 10,000 पर मंथ का सैलरी दिया जाता है, जिसको अपॉइंट किया गया, ये रहे सुपरवाइजर। इनका काम है फैक्ट्री में जो 100 वर्कर काम कर रहे हैं उनको चेक करना, ठीक है। तो अब मुझे बोलो कि ये जो एक टी शर्ट बन के रेडी हो रहा है, क्या इस टी शर्ट में बोल सकते हैं कि इस टी शर्ट में सुपरवाइजर का खर्चा कितना है। जैसे लेबर कॉस्ट पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे लेबर का खर्चा कितना है, मतलब जो कि मुझे पता है 300 रुपए, ये कौन सा लेबर कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं सुपरवाइजर का कॉस्ट इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, एक में, क्योंकि 10,000 रुपए तो कोई एक टी शर्ट बनाने के लिए नहीं दे रहा है, 100 वर्कर को देखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि एक टी शर्ट पे सुपरवाइजर का 10,000 में से, मैंने 1,000 लिख दिया, चलो 10,000 मुंह में बोल रहे, बट 1,000 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है। तो 10,000 में से कितना रुपए यहाँ लगाना है, 10 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, 1 रुपए, 100 रुपए, कितना लगाना है, क्या हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नो नो मैम। मैम। नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये हमारा कौन सा कॉस्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, बट जस्ट मैंने एक बार पूछ लिया। तो ये हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये कहाँ पढ़ेंगे, लेकिन क्या सुपरवाइजर का कॉस्ट ऐड नहीं करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी खर्चा हम लोग करते हैं तो वो खर्चा रिकवर कैसे करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बेच के। अगर कोई सर्विस सेक्टर में है तो वो अपना सर्विस बेच के करता है, लेकिन अभी तो हम लोग प्रोडक्ट वाला पढ़ रहे हैं। सर्विस पढ़ोगे जब सर्विस कॉस्टिंग पढ़ोगे, ठीक है, सर्विस कॉस्टिंग। तो इसका मतलब ये टी शर्ट बेच के तो मुझे सुपरवाइजर का भी खर्चा निकालना है, तो उसको कैसे इस पे अप्लाई करेंगे, उसके लिए चैप्टर है ओवरहेड, जो इसके बाद पढ़ने वाले। लेकिन अभी हम लोग को निकालना है कि ये टेलर का खर्चा 300 रुपए, ये कैलकुलेशन हमें सीखना है, तो हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पढ़ने वाले। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आइडल टाइम, ठीक है। तो आइडल टाइम क्या होता है, आइडल टाइम का मतलब लिखो, व्हेन नो प्रोडक्शन इज डन, that is when time is not spent in then it is called idle time। ये मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, तुम लोग चाहो तो थोड़ा बेटर इंग्लिश लिख लेना, उतना अच्छा नहीं हुआ इंग्लिश। तो बोल रहा है व्हेन नो प्रोडक्शन इज डन, अगर कोई प्रोडक्शन वाला काम नहीं हो रहा है, दैट इज व्हेन टाइम इज नॉट स्पेंट इन वर्क, मतलब काम पे समय नहीं बिता रहे, देन इट इज कॉल्ड आइडल टाइम। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडल टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो आइडल टाइम दो तरीके का होता है।
नॉर्मल और एबनॉर्मल। एबनॉर्मल आइडल टाइम, देखो नॉर्मल आइडल टाइम मतलब जो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा या फिर रूटीन वर्क के वजह से होगा। पहले लिख लेते हैं, पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज या फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस नहीं लिख के प्रोडक्शन एक्टिविटी लिख तो एक ही बात है। इट इज ड्यू टू रूटीन इवेंट। तो देखो नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या है, जो हम लोग जो टाइम पे हम लोग प्रोडक्शन कर नहीं सकते हैं और ये चीज को हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है, ये नॉर्मल बात है। जैसे बोला है कि पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज या फिर इट इज ड्यू टू रूटीन इवेंट। जैसे देखो हम यहाँ पर जैसे ये पेज जब चेंज करते हैं, ठीक है, ये जैसे पेज ऐड ऑन किया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रूटीन वर्क में ही आ गया ना कि भाई मुझे सेकंड पेज में जाना है तो मुझे वो पेज में ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल काम हो गया। अब जब हम ऐसे करते हैं कि पेज चेंज किया, कलर चेंज किया, ठीक है, तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत गैप आ जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोले, थोड़ा सेकंड के लिए भी तो आता होगा ना, ठीक है। तो या फिर मान लो कभी कभी नेट चला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, ठीक है, तो कभी कभी चला जाता है, नेटवर्क इश्यूज वगैरह हो रहा है, तो देखो मशीन भी तो वैसा ही है ना कभी कभी। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है कि रूटीन वर्क का मतलब क्या हो गया, रूटीन वर्क का मतलब देखो अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी चला गया वो लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया। मान लो इलेक्ट्रिसिटी चला गया, अब क्या हुआ कि क्लास नहीं हो पाया, तो वो लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम माना जाएगा। मतलब देखो मेरे पास तो जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला बैकअप नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जाने पे भी क्लास ले ले, जितना देर लैपटॉप सपोर्ट करता है ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या होता है कि मशीन वगैरह ठीक रखना जरूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए मशीन ब्रेक डाउन हुआ लेबर बैठा है, ठीक है। तो ये सब तो मतलब बियर नहीं होता है ना। तो अगर देखो मशीन ब्रेक डाउन हुआ लेबर बैठा है तो प्रोडक्शन का काम रुका हुआ, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। लेकिन या फिर ऐसा हुआ कि मेटेरियल ही खत्म हो गया, मेटेरियल स्टॉक पे नहीं रखा तो लेबर बैठा है, ठीक है, तो वो मेटेरियल के केस में एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया, लेबर बैठा है, मेटेरियल का शॉर्टेज हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। किसी तरीके से पावर फेलियर हो गया जो हम बोल रहे थे, तो मेरे केस में भी पावर फेलियर लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम ही है, ठीक है। तो नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, जैसे मैंने बोला कि मैंने पेज ऐड कर दिया, ठीक है, पेज ऐड किया, कलर चेंज किया, तो ये मेरा रूटीन वर्क का पार्ट है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत जो है टाइम चला जाता है पढ़ाने के बदले, मतलब हम पढ़ा नहीं पाते, यहाँ पर अभी ऐड करेंगे तो बोलेंगे तो नहीं, ठीक है, चुप ही रहेंगे, तो ये सब है नॉर्मल आइडल टाइम। तो वैसे ही फैक्ट्री के केस में क्या होता है, जैसे कोई वर्कर, यहाँ पर देखो वर्कर आ रहा है काम करने के लिए, ठीक है, तो वो मान लो ये फैक्ट्री का गेट है, ठीक है, ये क्या है, ये फैक्ट्री का गेट है, यहां से वो एंटर करेगा, ठीक है। फिर बीच में ना थोड़ा गैप है, ठीक है, गैप है, फिर यहाँ पर फैक्ट्री लगा हुआ है, ठीक है, फैक्ट्री यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये इतना बड़ा गैप है कि उसे कम से कम 5 मिनट चलना पड़ता है। मान लो 5 मिनट चल के जाना पड़ेगा और यहाँ पर फैक्ट्री है, तब जाके वो फैक्ट्री में इंटर करेगा काम करने के लिए। तब ये जो आइडल टाइम है कि वो पहुंच तो गया, ठीक है, मान लो वो 9 बजे पहुंचा लेकिन 9:05 में फैक्ट्री में पहुंचेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ का रास्ता 5 मिनट का है। तो ये नॉर्मल आइडल टाइम है, ठीक है, मतलब आइडल टाइम का मतलब वर्कर प्रेजेंट है बट प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है। तो अब वो जाएगा फैक्ट्री में इंटर करेगा तब ना जाके वो प्रोडक्शन का काम स्टार्ट करेगा। तो इसके लिए हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि ये आइडल टाइम को हम लोग एबनॉर्मल बोल देंगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा रूटीन इवेंट्स है, नॉर्मल बात है। तो अगर 5 मिनट का रास्ता है तो वो 5 मिनट का रास्ता तय करके ही जाएगा। अब 9:05 में वो मान लो फैक्ट्री में एंटर कर गया, ठीक है, वो 9 बजे यहाँ पर आया सुबह, 5 मिनट चला, फिर 9:05 में यहाँ पर एंटर किया, ठीक है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर
जो फैक्ट्री में जाते साथ प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो फैक्ट्री में उसको पहले क्या करना पड़ेगा, टूल्स को सेटअप करना पड़ेगा। मतलब फैक्ट्री में सेटअप तो करना पड़ेगा ना, जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहेगा, तो उसमें जो भी रोज का सेटअप होता है कि भाई ऐसे जैसे मान लो हम क्लास लेने के पहले सेटअप करते हैं ना, तो हम तो ऑनलाइन ले रहे हैं फिलहाल, तो तुम लोग को नहीं दिख रहा है, तो सर क्लास लेते हैं तो देखोगे कि सेटअप करना पड़ता है, बोर्ड ऑन करना, ये करना, तो नॉर्मल सभी के काम में थोड़ा बहुत सेटअप तो होता ही है। तो वैसे इनको भी फैक्ट्री में क्या करना पड़ेगा, टूल्स सेटअप करना पड़ेगा। फिर ये स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन का काम, मतलब मशीन चला लेते हैं 9:15 में मान लो, ठीक है। तो ये सभी, ये जो देखो 9 बजे आए बट 9:15 में काम उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये सभी नॉर्मल आइडल टाइम है। आइडल टाइम मतलब देखो 9 बजे आए, 9:15 हो गया, अभी तक कोई प्रोडक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये सारा चीज जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड है, रूटीन वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। मशीन को चेक करेंगे, सेटअप करेंगे, तब ना चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद लंच टाइम भी आएगा, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग है तो खाना तो खाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लंच टाइम, ठीक है। तो लंच टाइम मान लो कि 2 बजे, ठीक है। फिर 2 बजे लंच टाइम के लिए निकल गए, और वापस जब आए, रिटर्न आए, तो मान लो 2:30 हो गया, आधा घंटा लग गया, ठीक है। जाके खा के आने में थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है, रेस्ट करने के बाद वो रिटर्न आ गए 2:30 बजे, ठीक है। तो देखो कितने कितने आइडल टाइम दिख रहे हैं बीच बीच में, यहाँ 5 मिनट, ठीक है, यहाँ 15 मिनट्स, यहाँ देखो नहीं ये 10 मिनट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 9:05 लिखा, तो ये 10 मिनट इधर, इधर आधा घंटा, ठीक है। तो नॉर्मल आइडल टाइम हो गया काफी। ये देखो कितना हो जाएगा, ये जितना भी आइडल टाइम है इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल आइडल टाइम। एक भी काम हम लोग नहीं किए, जैसे खाना नहीं खाएगा वर्कर, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टूल सेटअप नहीं करेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, नहीं करेगा तो काम कैसे करेगा, 5 मिनट इधर से चल के भी जाएगा। तो देखो यहाँ 5 मिनट का, यहाँ पर गैप हो जाता है हम लोग का 10 मिनट का, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 2 बजे गया, 2:30 बजे रिटर्न आए, 30 मिनट्स का, ठीक है। तो लगभग 45 मिनट्स का जो है नॉर्मल आइडल टाइम कंसिडर हो रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, तो ये हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो जो आइडल टाइम अवॉइड नहीं कर पाएंगे उसे नॉर्मल आइडल टाइम, जैसे हम लोगों ने मेटेरियल में पढ़ा था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या है, जो रूटीन वर्क से रिलेटेड नहीं है, बट काम नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन का काम बंद है। आइडल टाइम ऑकरिंग ड्यू टू अनफोर्सिन इवेंट। कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जिसकी वजह से वर्कर तो प्रेजेंट है बट काम बंद है, जैसे कि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज। तो इसीलिए ये तो होना नहीं चाहिए, हम लोगों ने रॉ मटेरियल के चैप्टर में ही पढ़ा है, तो इसीलिए हम लोगों ने स्टॉक लेवल भी पढ़ा था कि हमें हमेशा मटेरियल का लेवल मेंटेन करना चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम, डेंजर लेवल, ठीक है, बफर स्टॉक लेवल, ये सब। तो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाना, अगर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया या फिर रॉ मटेरियल ही खत्म हो गया, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो वर्कर खाली खाली बैठे हैं, प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है, तो एबनॉर्मल आइडल टाइम। फिर मशीन ब्रेक डाउन हो गया, हम लोगों ने मशीन को, जो रोज मशीन का हमें रूटीन चेकअप वगैरह करना चाहिए कि मशीन ठीक है क्या, पार्ट्स वगैरह खराब है, नया है, पुराना है, तो वो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो मशीन ब्रेक डाउन होगा, तो भी वर्कर को बैठा रहना पड़ेगा। तो ये भी एबनॉर्मल आइडल टाइम में कंसिडर होता है। कुछ स्ट्राइक्स हो गया, वर्कर लोगों ने स्ट्राइक कर दिया, ठीक है, या लॉकआउट्स, तो ये भी एबनॉर्मल आइडल टाइम हो जाएगा। आग लग गया, फायर ऑकर हो गया, फ्लड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के सिचुएशन में काम बंद हो जाता है, तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है। मतलब वर्कर तो अवेलेबल है, देखो फ्लड आ गया, फायर हो गया, वर्कर अवेलेबल है बट काम तो कर नहीं सकते ना, प्रोडक्शन तो पॉसिबल नहीं, पावर फेलियर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया, ये हो गया हम लोग का एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल आइडल टाइम का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये चार्ज कर देना पड़ेगा कहाँ पर, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, ये हमें लॉस बोल के मानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि पावर फेलियर हो गया, मान लो 2 दिन से पावर फेलियर है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वर्कर को क्या हमें पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मान लो कोई डेली वेजेस नहीं लेता है, या फिर मान लो डेली वेजेस लेता है, वर्कर काम पे आ गया बट पावर फेलियर है, ठीक है, तो बोलो क्या वर्कर को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा।
बोलो, वर्कर को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मशीन ब्रेक डाउन हो गया, वर्कर काम पे आया था बट मशीन ब्रेक डाउन हो गया, तो क्या वर्कर को हम लोग पैसा देंगे या नहीं देंगे उस दिन का? या बोलेंगे आज मशीन ब्रेक डाउन हो गया, तुम आए तो हम क्या करें, पेमेंट नहीं करेंगे? क्या ऐसा बोल सकते हैं? नो मैम। तो जो पेमेंट देंगे वो हमारे लिए लॉस है कि नहीं है? क्योंकि मैंने पेमेंट तो किया बट मुझे काम तो मिलेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल एज इट इज ट्रीटेड एज लॉस। ठीक है, ये लॉस के तरह ट्रीट होता है। और ये जो आइडल टाइम है, ये जो नॉर्मल आइडल टाइम है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ट्रीटमेंट ये क्या हो जाएगा, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कॉस्ट में ये चार्ज हो जाएगा। अच्छा, इसका भी कुछ एग्जांपल्स तो मैंने यहाँ दिया ही है, ये जैसे लिखा था यहाँ पर रॉ मटेरियल शॉर्टेज वगैरह, इसका भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखवा देते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि सेटिंग अप ऑफ मशीन, जो मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है, सेटिंग अप ऑफ मशीन, लंच टाइम वर्कर का, रेस्टिंग टाइम, फैक्ट्री गेट से लेके प्लेस ऑफ वर्क तक पहुंचने के लिए जो टाइम चला जाता है, प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, जैसे तुम लोग अगर ऑफलाइन क्लास करने आते हो तो तुम लोग घर से निकलते हो, क्लास तक आते हो, तो उसमें जो टाइम जाता है, ठीक है, तो वो नॉर्मल टाइम, नॉर्मल आइडल टाइम है। फिर उसके बाद इंटरवल बिटवीन वन जॉब टू अनदर जॉब, ये भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, जैसे देखो, मान लो कि एक जॉब से दूसरे जॉब में जॉब स्टार्ट करना है, मतलब एक काम कर रहे हैं, फिर वो फिनिश होने से दूसरा काम करेंगे, लेकिन वो फिनिश होने के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो वही बोला है कि टाइम इंटरवल बिटवीन वन जॉब टू अनदर जॉब, दो जॉब के बीच में जो टाइम इंटरवल है उसके लिए वर्कर को वेट करना पड़ रहा है, तो दैट इज नॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये सीख लिया कि लेबर को कैसे पेमेंट करेंगे, ठीक है, लेबर कॉस्ट, और उसमें हम लोगों ने आइडल टाइम भी देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर कैसे वेजेस निकालेंगे, देखो, वेजेस पर वर्कर, तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव वेज रेट पर आवर एंड कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। तो वो सब तो नॉलेज के लिए, मेन हमें इस फॉर्मूले से काम करना है। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है, देखो, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, मिस्टर ए है ये, ठीक है, ये यहाँ फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते कितने बजे से कितने बजे तक, 9 से 6, सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 6 बजे, मतलब ड्यूटी कितना है, 9 से 6 तक का। ठीक है, तो कितना घंटा हुआ, 9 से 6 कितना घंटा होता है? 9 से 6 कितना घंटा होता है? मैम 9 घंटे। 9 घंटा, ठीक है, तो 9 आवर्स। ठीक है, अब मान लो कि प्रोडक्टिव आवर्स है 7 घंटा। ठीक है, और नॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि ये तो होगा डेली बेसिस पे होगा नॉर्मल आइडल टाइम, तो नॉर्मल आइडल टाइम है 2 आवर्स। ठीक है, अब नॉर्मल आइडल टाइम में इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने लंच किया होगा, रेस्ट किया होगा, ठीक है,
या फिर जो है इन्होंने इन मशीन सेटअप किया होगा, जो भी है। नॉर्मल आइडल टाइम का मैंने बहुत सारा एग्जांपल दिया। तो ये डेली बेसिस पे 9 घंटा काम करते हैं, जिसपे इनका 7 घंटा प्रोडक्शन करके देते हैं और 2 घंटा इनका नॉर्मल आइडल टाइम चला जाता है, ठीक है। तो मुझे ये चीज बोलो कि इफेक्टिव आवर्स कितना है। इफेक्टिव आवर्स का मतलब, इफेक्टिव मतलब क्या, इनको किस काम के लिए रखा है, प्रोडक्शन के लिए। तो वो प्रोडक्शन का काम हमें मिलेगा तो ही ना हम लोग बोलेंगे कि इफेक्टिव आवर्स। तो बोलो इफेक्टिव आवर्स फिर कितना है। 9 घंटा, 7 घंटा, 2 घंटा, ये तीनों में इफेक्टिव आवर्स कौन सा। इफेक्टिव मतलब जितना टाइम प्रोडक्शन से, ठीक है। तो ये कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा, एक्चुअल वर्किंग माइनस नॉर्मल आइडल, ठीक है। तो देख लो 7 आवर्स सही हुआ आंसर। एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितना है, 9 घंटा। हमसे पूछा जाए कि उनका ड्यूटी आवर्स कितना है, वो तो बोलेंगे हम सुबह 9 बजे निकलते हैं, हम लोग 6 बजे आते हैं, ठीक है। तो ये 9 घंटे को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल वर्किंग आवर्स। ये तो इतने आवर्स ही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें 2 घंटा जो है ये आइडल टाइम इनका चला जाता है बहुत सारे रीजन से, जो कि अवॉइड कर भी नहीं सकते हैं। तो ये हो गया, फिर इफेक्टिव आवर्स हो गया हम लोग का 7 घंटा, ठीक है। तो अब इफेक्टिव वेज रेट पर आवर निकालना पड़ता है, कंपनी निकालती है ये, ठीक है। कि मुझे, मैंने जो वर्कर को रखा तो उसको मैंने जो पेमेंट किया, तो पर आवर के बेसिस पे देखा जाए तो कितना पेमेंट किया। तो फिर टोटल पेमेंट इन रुपीज, ठीक है। टोटल पेमेंट इन रुपीज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या लिखना पड़ेगा, इफेक्टिव आवर्स, ठीक है। जैसे मान लो मिस्टर ए को हम लोगों ने पे किया है फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज, ठीक है। और उन्होंने कितना घंटा, 7000 कर देते हैं, और 700 कर देते हैं, चलो 700 कर देते हैं। हम लोगों ने मान लो मिस्टर ए को पे किया है 700 रुपीज, ठीक है, टोटल। उन्होंने जितना घंटा काम किया, एक दिन का मान लेते हैं, और उन्होंने हमें प्रोडक्शन कितने घंटे का दिया, 7 घंटे का दिया। तो अगर उनका पर आवर का वेजेस पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 100 पर आवर करके, ₹100 पर आवर करके। इसी को हम लोग बोलेंगे इफेक्टिव आवर्स। इसे हम लोग 9 आवर्स से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी ये कैलकुलेट करेगी कि मुझे तो 7 घंटे का प्रोडक्शन मिला, तो उसके हिसाब से कितना हुआ। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 9 आवर्स से डिवाइड नहीं किया। अगर हम लोग 9 आवर्स से डिवाइड करते कि भाई ये तो मेरे फैक्ट्री में 9 घंटा ही रहते हैं, 9 बजे आ जाते, 6 बजे जाते हैं, तो इसका मतलब वो तो 9 घंटा रहते हैं। अगर तुम लोग 9 से डिवाइड करोगे तो खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, क्योंकि मुझे इफेक्टिव वेजेस चाहिए। तो 2 घंटा तो उसमें इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव का मतलब प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम 9 आवर्स से डिवाइड नहीं कर सकते, करते तो इतना होता। तो मैंने इफेक्टिव यानी प्रोडक्शन आवर से डिवाइड करना होता है, तो प्रोडक्शन आवर से डिवाइड किया तो 100 आया। तो इसीलिए मैंने लिखा है, देखो ये हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज कर सकते हैं। देखो, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हम लोग ये जो प्रोडक्ट हमें बना के दे रहे हैं उसमें जब लेबर कॉस्ट ऐड करेंगे तो हम 100 रुपीज ऐड करेंगे, ना कि 77.77। तो इससे मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑब्वियसली ज्यादा दिखेगा। ये ऐड करना दो बात अलग है, फिर भी कस्टमर मेरे से खरीदेगा, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और जो मतलब जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम सभी के लिए एप्लीकेबल है, ये कोई एक इस फैक्ट्री वाले के लिए एप्लीकेबल है ऐसा बात नहीं है। नॉर्मल आइडल टाइम सभी के लिए एप्लीकेबल है, जो हम लोग प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज कर सकते हैं। प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज करने का मतलब ये चीज है, ठीक है। और इफेक्टिव वेज रेट हम लोग ऐसे निकालेंगे, पर आवर बेसिस पे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट में क्या क्या आएगा। ये लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, ठीक है। इसमें क्या आएगा, एनी टाइप ऑफ पेमेंट, किसी भी तरीके का पेमेंट दैट इज पेड टू ए पर्सन फॉर वर्किंग इन ए फैक्ट्री। फैक्ट्री में काम करते वक्त एक पर्सन को जितना भी पेमेंट किया जाएगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो क्या क्या पे किया जाएगा, तो उनको एक बेसिक पे किया जाएगा। बेसिक का मतलब होता है जो बेसिक सैलरी या वेजेस जो भी उन्हें मिल रहा है, इसको बेसिक बोलते हो। जैसे तुम लोग टैक्स में करते हो ना, ये बेसिक, ठीक है। इसके अलावा
डीए पे किया जाएगा, अगर ऐसा कोई बात हुआ है तो ये हम जो भी हो सकता है मैक्सिमम वो लिख के दे रहे हैं। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, डीए हो भी सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी हो सकता। अदर अलाउंस अगर कुछ है, जैसे कि उसमें HRA, HRA क्या होता है, वो लोग टैक्स में पढ़ते होते हैं। मैम हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब हो सकता है। बोनस, परक्विजिट, ये यहाँ पर एक बार टोटल करना पड़ेगा, बताते हैं क्यों, ठीक है। और ऐड होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, ESI होता है, ग्रेचुइटी होगा, पेंशन होगा, टोटल लेबर, ठीक है। ये सब ऐड करके, ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है ये सब ऐड करके, अच्छा। अब देखो ये कैलकुलेशंस जो मैंने लिखा है कि कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, पहला बात है ये कैलकुलेट कौन करेगा, कंपनी करेगा, ऑर्गेनाइजेशन करेगा। एम्प्लॉय तो अपना वेजेस कैलकुलेट कर सकता है कि भाई मुझे कितना मिल रहा है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। तो एनी टाइप ऑफ पेमेंट इज दैट इज पेड टू अ पर्सन फॉर वर्किंग इन ए फैक्ट्री, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन जो है कंपनी करे, तो कंपनी क्या कैलकुलेट करेगी कि हम बेसिक में क्या पे कर रहे हैं, सैलरी या वेजेस जो भी है कितना कर रहे हैं, डीए दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, अदर अलाउंस अगर कुछ दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, बोनस अगर दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, कुछ परक्यूजिट वगैरह बोल रखा है तो कितने रुपए तक का मेरा खर्चा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब होता है, ये जो दिख रहा है यहां से लेके यहाँ तक का खर्चा जो दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इन पॉकेट, ठीक है। डायरेक्टली ये पॉकेट में जाएगा, किसके पॉकेट में, इंप्लॉयर के पॉकेट में, डायरेक्ट इन इंप्लॉयर पॉकेट, सॉरी इंप्लॉय, इंप्लॉइज पॉकेट, गलती से इंप्लॉयर बोल दिया। मतलब जो काम कर रहा है उसके पॉकेट में ये पैसा डायरेक्टली जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ESI, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये सब तो डायरेक्टली नहीं मिलता है, ये थोड़ी ना डायरेक्टली मिल जाता है, ये डायरेक्टली नहीं मिलता है। तो इसे हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्टली इन पॉकेट, ठीक है। ये सब कंडीशन वाइज मिलता है ना, जैसे रिटायरमेंट होने पे पेंशन मिलता है, प्रोविडेंट फंड वगैरह मिलता है, ठीक है। ESI वगैरह जो है इंश्योरेंस वगैरह के लिए मिलता है। तो इनडायरेक्टली इन पॉकेट, ये कभी भी इन हैंड नहीं जाता है, ये इन हैंड नहीं देगा कंपनी, ये कंडीशन जब जो दिया जाता है उस हिसाब से दिया जाएगा। तो कंपनी को तो ये चेक करना पड़ेगा, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है, इसको कंपनी ने काम पे रख लिया, ये कौन है, ये मिस्टर ए है, तो इसको कंपनी सैलरी दे रही है तो वो ऐड करेगी कि भाई इसको रखने का मेरा खर्चा कितना है, डीए दे रही है तो वो भी ऐड करेगी, HRA दे रही है तो वो भी ऐड करेगी, ट्रैवलिंग अलाउंस दे रही है तो वो भी ऐड करेगी, बोनस दे रही है तो वो भी ऐड करेगी, परक्विजिट का कोई खर्चा बेयर कर रही है तो वो भी ऐड करेगी। मान लो परक्विजिट का खर्चा जो है रिम्बर्स कर रही है, ठीक है, कि भाई ये खर्चा लो, ये खर्चा आप जो है इस काम के लिए यूज कर लेना, ठीक है। तो ये टोटल करके उनको पेमेंट कर दी, और बाकी ये जो नीचे का खर्चा दिख रहा है ये पेमेंट नहीं करेगी, लेकिन इनको रखने के लिए जितना पीएफ में देना है कंपनी को देना पड़ेगा, इनके नाम का जितना ESI में भरना है कंपनी को भरना पड़ेगा, जितना ग्रेचुइटी के लिए जाएगा वो भी कंपनी को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, पेंशन के लिए जितना जाएगा वो भी देखना पड़ेगा। भले ही ये एम्प्लॉय के हाथ में ना दे कंपनी, अभी जब होगा तब दिया जाएगा, मतलब जब जिस चीज का कंडीशन ऑफर होगा
लेकिन इनको रखने के खर्चे में तो ये भी आ जाएंगे कि भाई इनको रखने के लिए मुझे पीएफ में इतना खर्चा करना पड़ता है, ईएसआई का इतना, ग्रेच्युटी का इतना, पेंशन का इतना ऐड करके फिर ये कंपनी बताएगी कि इस मिस्टर ए को रखने के लिए कंपनी का टोटल खर्चा कितना है। उसको बोला जाता है कि लेबर कॉस्ट। ठीक है, कि मिस्टर ए को रखने का मेरा टोटल खर्चा कितना है, उसी को हम लोग बोलेंगे कि मिस्टर ए का कॉस्ट। ठीक है, जो मिस्टर ए लेबर हो गए तो लेबर का कॉस्ट। ये इस तरीके से कंपनी कैलकुलेट करती है। अच्छा, अब देखो, एक जो है सीक्वेंस में ये चीज फॉलो होता है। जैसे कि मान लो एक टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट होता है, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट ये हम लोग आगे भी जाके अलग से पढ़ेंगे। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का मतलब वो डिपार्टमेंट हो गया जो ये चीज का जो है हिसाब रखता है कि कब कौन सा एम्प्लॉय कितने बजे आया, कितने बजे गया। ठीक है, तो अटेंडेंस बेसिकली जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में तुम लोग पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है जहां पर पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट कितने दिन स्कूल आया या कॉलेज आया, आया नहीं आया। तो अटेंडेंस रजिस्टर फैक्ट्री में भी वर्कर लोगों के लिए होता है। अटेंडेंस एंड टाइम डिटेल्स, कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने समय बिता रहे हैं। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कभी कभार होता है ना कि जल्दी छुट्टी लेके चले गए, तो वो सब का तो मतलब डेटा होना चाहिए कि कब कौन जल्दी छुट्टी लेके गया, कब कौन ज्यादा काम किया, तो उसे अगर ओवर टाइम पे करना है, तो सारी चीजों का जो कैलकुलेशन है वो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट करता है। और उसके बाद और एक डिपार्टमेंट है, इधर लिखेंगे, एक है पर्सोनेल, पर्सोनल या फिर एचआर डिपार्टमेंट। तो इनका काम क्या होता है, पर्सोनल या एचआर डिपार्टमेंट का, ये इंप्लॉइज का डिटेल्स रखते हैं। ठीक है, ये क्या रखते हैं, इंप्लॉई डिटेल्स। तो डिटेल्स किस बात का डिटेल्स रखते हैं, इनका किसका क्या वेजेस का रेट है, वेजेस रेट मतलब किसको कितने रुपए वेजेस दिया जाता है। इसके अलावा सैलरी, सैलरी का डिटेल्स एटसेट्रा। ठीक है, इस तरीके का डिटेल्स रखते हैं कि कौन से इम्प्लॉय है, क्या है, मतलब हर एक इम्प्लॉय का नाम, किसको कितना पेमेंट मिलता है, ये सारे डिटेल्स रखते हैं। और ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट क्या करते हैं, कौन सा इम्प्लॉय कितने समय तक काम किया, ये सारा डिटेल्स रखता है, कितना दिन अटेंडेंस था उसका। और ये दोनों ही मतलब ये दोनों ही डिटेल्स सेंड कर दिया जाता है पेरोल डिपार्टमेंट। इधर से ये अपना डिटेल्स इनको भेज देते हैं कि भाई ये देख लो, ये वर्कर इतना दिन अटेंडेंस, मतलब इतना इनका अटेंडेंस था और इतना ये टाइम डिटेल्स इनके ऊपर ये है। और ये वर्कर का डिटेल्स भेज देंगे। ये दोनों डिटेल्स जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये क्या बनाएंगे, ये सैलरी शीट बनाएंगे। ठीक है, ये बना के देते हैं वेजेस या फिर सैलरी शीट। क्यों, कैसे बनाएंगे, सिंपल सा बात है, इन्होंने भेज दिया कि कौन सा वर्कर कितना समय तक काम किया, एक महीने में कितना दिन काम किया, कितना दिन करना चाहिए था, कितना दिन किया, कितना एब्सेंट है। और यहाँ से जो डिटेल्स मिलता है उससे ये पता चल जाता है कि उस वर्कर को कितना पैसा देने का बात हुआ था, डेली बेसिस पे हुआ था, मंथली हुआ था। फिर सारी चीजों को लेके कैलकुलेट करके ये बता देंगे कि इस वर्कर को इतना पेमेंट करना है, उस वर्कर को इतना पेमेंट करना है, ऐसे करके टोटल पूरा एक शीट बना के रेडी कर देंगे। फिर उस शीट को ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। उस शीट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। एक हो जाएगा पेमेंट टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को पेमेंट कर देगा जो पेमेंट करना है, यानी ये वाला पोर्शन जो कि डायरेक्ट इन एम्प्लॉइज पॉकेट, ये वाला। क्योंकि ये रेडी कौन करेगा, ये पेरोल डिपार्टमेंट रेडी करके कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये डायरेक्ट इन पॉकेट वाला पोर्शन एम्प्लॉय को पे कर देगा। और जो ये पीएफ वगैरह रेडी करना है उस एम्प्लॉय के नाम का, उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, पेमेंट टू स्टैट्यूटरी बॉडी, पेमेंट टू स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है,
अब स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब ही वही हो गया कि जैसे ये रूल्स है कि भाई पीएफ बनाना ही पड़ेगा, ईएसआई, ग्रेचुइटी, पेंशन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज में क्या क्या आ जाएगा, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई का मतलब होता है, लिख देते, वहां नहीं लिखा था, इम्प्लॉइज, इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, टीडीएस, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल टैक्स, ये ईएसआई, प्रोविडेंट। तो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाएगा, और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो है ये इस तरीके से, मतलब ये प्रोसेस फॉलो होता है। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस तरीके से पेमेंट का पूरा जो पैटर्न चलता है वो इस तरीके से चलता है। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होता है ताकि ये पता चले कि कौन सा वर्कर कितना समय तक काम कर रहा है। पर्सनल डिपार्टमेंट कौन सा वर्कर है, क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर पेरोल डिपार्टमेंट में जाता है, वेजेस शीट बनता है। फिर कॉस्टिंग अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इसको दो पार्ट में जो पेमेंट करना है कर देता है, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए होता है वो वहां जमा कर देता है। मतलब इस एम्प्लॉय का कितना पीएफ में जाएगा, कितना ईएसआई में जाएगा, इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। अच्छा, अब चलो, अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं। काफी सारा चीज हम लोगों ने सीख लिया, अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखेंगे। पहला वाला ये देखो, बोल रहा है इलास्ट्रेशन वन, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी गेट्स द फॉलोइंग emoluments and benefits: basic pay 10,000 per month, DNS allowance 2,000 per month, bonus 20% of salary, and DA other allowance 2,500 per month, employers contribution to PF 10% of salary and DA। तो देखो, जब पीएफ का बात होता है ना, पीएफओ या जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज होता है, तो उसमें जो पीएफ सारा चीज नहीं, जैसे कि पीएफ वगैरह जो होता है ना, वो इम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, इम्प्लॉय को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जितना इम्प्लॉयर करता है उतना इम्प्लॉय भी करता है। तो ये तुम लोग को जरूर पता होगा टैक्स में, ठीक है। तो एक्स वर्क्स फॉर 2,400 पर एनम। तो ये एक्स जो वर्कर है जिसका हम लोग को ये डिटेल्स बताए, वो 2,400 आवर्स पर एनम यानी ईयरली काम करता है। आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव, जिसमें 400 आवर्स नॉन प्रोडक्टिव है, एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। मतलब ये जो काम नहीं होता है 400 घंटे, ये एक्स वर्कर कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये नॉर्मल आइडल टाइम है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ इम्प्लॉय एक्स। हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ इम्प्लॉय एक्स, मतलब हमें निकालना है इफेक्टिव आवरली वेज रेट, ठीक है। ये देखो जो मैंने तुम लोग को सिखाया, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। तो क्या ये और ये सेम है? बिल्कुल सेम है। इफेक्टिव आवरली कॉस्ट मैंने लिखा है, इफेक्टिव आवरली कॉस्ट की जगह मैंने वेज रेट लिखा है। एक ही बात है, चाहो तो तुम लोग कॉस्ट भी लिख सकते हो। तो इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, मतलब हम लोग को चाहिए क्या, जैसे ही क्वेश्चन बोलेगा पहले दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स का मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कि एक्स एम्प्लॉय को पर आवर में कितने रुपए दिए जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले ये चेक करेंगे कि टोटल इनको कितना दिया जाता है, टोटल इनको कितना पेमेंट किया जाता है, और वो कितने घंटे के लिए किया जाता है, यानी इफेक्टिव आवर क्या है, ठीक है। तो फिर इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इफेक्टिव आवरली वेज रेट कितना होगा। तो टोटल पेमेंट निकालने के लिए तो ये सब डिटेल्स दिया हुआ है, लेकिन इफेक्टिव आवर जो है यहां से यहाँ के लाइन में ही बताया गया है। बोलो तो इफेक्टिव आवर कितना है, ना देर से बकबक टू किया। थाउजेंड आवर्स हाँ, 2,000 आवर, 2,400 आवर्स वो टोटल काम करते हैं, जिसमें से 400 घंटा उनका नॉन प्रोडक्टिव है, जो कि नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो लेस करना अलाउड है ना, यहाँ पर तो वही सिखाया। ये देखो 7 घंटा, ये देखो यहाँ पर मैंने भी क्या सिखाया, 7 आवर्स, ये अलाउड है ना हमें करना, ये नहीं करना है हमें। तो ये तो पता चल गया 2,000 आवर्स। तो अब ऊपर का डेटा मिल जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ऊपर का डेटा क्या है, इफेक्टिव, सॉरी टोटल पेमेंट ये निकालना है, तो टोटल पेमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन में स्टेटमेंट
showing computation of effective hourly cost of employee X, ऐसे लिखना पड़ेगा एग्जाम में। पर्टिकुलर्स देखो यहाँ ना क्वेश्चन में कुछ पर मंथ दिया हुआ है, लेकिन ये पर एनम दिया हुआ है। बात समझो, ये जो टोटल आवर्स है ये पर एनम दिया हुआ है। मतलब जब हम लोग इफेक्टिव आवरली रेट निकालेंगे तो हम लोग करेंगे टोटल पेमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इफेक्टिव आवर। तो इफेक्टिव आवर्स अगर मेरा ईयरली दिया हुआ है तो मुझे टोटल पेमेंट भी कैसे निकालना चाहिए? क्या मंथली निकाल के उससे ईयरली वाला डिवाइड करने से होगा, या फिर उसे भी हमें ईयरली करना चाहिए? बोलो। मैम ईयरली करना पड़ेगा। ईयरली करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग चाहे तो दो कॉलम बना सकते हैं, एक पर मंथ का और एक पर एनम का, क्योंकि बिना पर एनम के हम लोग कैलकुलेशन इसमें नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बोला है बेसिक पे 10,000 पर मंथ, तो ये लिख लेंगे बेसिक पे 10,000 पर मंथ। तो 10,000 पर मंथ का मतलब ईयरली हो जाएगा इंटू 12 करने से 1,20,000। अच्छा, फिर बोला है डियरनेस अलाउंस 2,000 पर मंथ, तो ऐड हो जाएगा डीए भी। मैंने डीए लिख दिया है, ठीक है। 2,000 इंटू 12 24,000। ये आसान है, ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। बोनस 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, तो बोलो बोनस कितनी है? सैलरी एंड डीए, तो सैलरी है 10,000, डीए है 2,000, तो 20% ऑफ 12,000 कितना होता है? टू 2,400, और 2,400 का पूरे ईयरली का खर्चा, ईयरली खर्चा 28,800। बोनस के बाद अदर अलाउंस 2,500 पर मंथ, तो अदर अलाउंस 2,500 इंटू 12 करना पड़ेगा, 30,000। अदर अलाउंस के बाद इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। तो इंप्लॉयर अगर पीएफ में 10% ऑफ सैलरी एंड डीए जो है पे करेगा, तो हमें कंपनी का ये निकालना है कि एक्स एम्प्लॉय को रखने का खर्चा कितना है। तो बोलो ये इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड होगा कि नहीं होगा? मतलब जो कंपनी है वो ये कैलकुलेट कर रही है कि मुझे ए को रखने का, सॉरी एक्स को रखने का ये खर्चा है, तो इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी इसमें ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैम होगा। होगा, ठीक है। ऑब्वियसली होगा, क्योंकि कंपनी निकाल रही है ना। अगर पूछेगा कि एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है, तब ये वाला हमें ऐड नहीं करना होता है। वो आएगा क्वेश्चन तो बता देंगे, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। तो 10% ऑफ सैलरी एंड डीए मतलब 12,000। तो 10% ऑफ 12,000 1,200 हो जाएगा। 1,200 का 12 इंटू 12 144 होता है, मतलब 14,400 होगा। अब टोटल करेंगे तो टोटल लेबर कॉस्ट पता चलेगा। तो देखो कितना होता है टोटल लेबर कॉस्ट। एटीन 100 आया, और इसका डबल एस इसको इंटू 12 करने से 2,17,200, ठीक है। ये पर एनम आ गया। तो पर एनम इंडिविजुअली नहीं निकाल के करेंगे तो भी हो जाएगा। अब हमें इफेक्टिव आवर्स निकालना है। इफेक्टिव आवर्स, तो इफेक्टिव आवर्स का मतलब हो जाता है एक्चुअल वर्किंग आवर्स नॉर्मल
आइडल टाइम। तो क्वेश्चन में गिवन है 2000 इफेक्टिव आवर्स पर एनम, 2400 माइनस 400 यानी 2000 आवर्स पर एनम। तो इफेक्टिव आवरली वेज रेट टोटल लेबर कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स। तो ये भी पर एनम निकाला है, ये भी पर एनम निकाला है। तो 2000 2,70,200 देख लो कितना 108.6 रुपीज 108.6 पर आवर, मतलब 1 घंटे में इतना पेमेंट जाता है, इसका मतलब ये है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला बोल रहा है इन ए फैक्ट्री वर्किंग 6 डेज इन ए वीक। एक फैक्ट्री में कैसे काम होता है 6 डेज इन ए वीक। वीक मतलब 7 डेज का बात हो गया, मतलब एक हफ्ते में, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं एक हफ्ते में 6 दिन काम होता है, मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होता है बट काम 6 दिन होता है। एंड 8 आवर्स ईच डे, एक दिन में 8 घंटा काम होता है, एक दिन में 8 घंटा काम होता है। ए वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 100 पर डे बेसिक। एक वर्कर को एक दिन का 100 रुपए दिया जाता है, एक दिन का, प्लस डीए दिया जाता है एट द रेट ऑफ 120% ऑफ बेसिक। बेसिक का 120%, मतलब 100 रुपए का 120%। He is allowed to take 30 minutes off during his hours shift for meals break। तो मील ब्रेक के लिए उसे 30 मिनट्स मिलता है, जो कि एक नॉर्मल आइडल टाइम है। एंड ए 10 मिनट रिसेस फॉर रेस्ट, और 10 मिनट जो है उसे रेस्ट के लिए दिया जाता है, ये भी नॉर्मल आइडल टाइम है। मतलब 40 मिनट्स नॉर्मल आइडल टाइम हो गया, जो है मील ब्रेक और जो है रेस्टिंग टाइम। ड्यूरिंग ए वीक हिज कार्ड शो दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल टू। मतलब जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है उसने उस वर्कर का डिटेल्स कुछ इस तरीके से दिया है, उसने जॉब एक्स में इतना घंटा काम किया, जॉब वाई में इतना घंटा काम किया, जॉब जेड में इतना घंटा काम किया। द टाइम नॉट बुक्ड वाज वेस्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर ए जॉब। बोल रहा है कि जो टाइम बुक नहीं हुआ है यहाँ पर, वो टाइम जो है वो वेस्ट हो गया है एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होने के लिए। इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक। तो एक हफ्ते में कितना उनको वेजेस दिया जाएगा वो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। और कुछ बोला है क्या, देखते हैं। नहीं, ठीक है, इतना ही बोला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कि जो बोल रहा है ना द टाइम नॉट बुक्ड, तो जो टाइम बुक नहीं हुआ, चलो देखते हैं कौन सा टाइम बुक नहीं हुआ। सबसे पहला बात है यहाँ पर ही समझाएंगे पहले, फिर लिख के दिखाएंगे। तो ये 1 वीक का शीट है, ठीक है, ये 1 वीक का टाइम शीट है कि 3 जॉब उन्होंने किया, 3 जॉब में इतना इतना। तो ये टोटल करने से आ जाएगा हम लोग का कितना आएगा 15 + 12 + 13, 3 2 5, और ये 25 और 15 40, ठीक है, 40 आवर्स हो रहा है। अच्छा, अब देखते हैं क्या एक हफ्ते में उन्होंने कितना टाइम काम करना चाहिए, क्योंकि देखो एक हफ्ते में 6 दिन काम होता है और एक दिन में 8 घंटा काम होता है। तो बोलो एक हफ्ते में फिर कितना टाइम काम होना चाहिए 46 आवर। 46 आवर्स, ठीक है। ये 46 हो रहा है कि 48 हो रहा है? 48 होगा। हाँ 48 होगा। देखो एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो फिर 6 दिन में कितना घंटा काम होगा 8 × 6, ये हो गया 48 आवर्स काम हो, ठीक है, एक हफ्ते में। लेकिन उसमें प्रोडक्टिव आवर कितना है, क्योंकि बोला है कि उनका जो आइडल टाइम है वो हो जाता है 30 और 10 40, तो प्रोडक्टिव आवर्स कितना हो जाएगा ये, लेकिन मिनट्स है, ये आवर्स है, तो उसमें ट्रांसफर करके आंसर देना पड़ेगा, है ना। डायरेक्टली तुम लोग थोड़ी ना इसमें 40 माइनस कर लोगे, वो मिनट्स है वो आवर्स है। तो निकालो, तब तक हम ये लिखते हैं। सबसे पहले टोटल वर्किंग आवर्स
इन ए वीक, एक हफ्ते में जितना टोटल वर्किंग आवर्स है, मतलब एक्चुअल आवर्स जो उन्होंने स्पेंड किया है, 6 days इंटू 8 आवर्स पर डे के अकॉर्डिंग, तो 48 आवर्स। ठीक है, लेकिन आइडल टाइम है तो जो कि नॉर्मल है, तो नॉर्मल आइडल टाइम कितना है? नॉर्मल आइडल टाइम, अच्छा ये आइडल टाइम कितने समय का दिया हुआ है? एक दिन का, ये जो खाने वाला जो टाइम स्पेंड हो रहा है, मतलब मील ब्रेक और जो रेस्टिंग है, क्या ये एक दिन का है या एक हफ्ते का दिया हुआ है? तुम लोगों को क्या लगता है? ही इज अलाउड टू टेक 30 minutes ऑफ ड्यूरिंग हिज आवर्स शिफ्ट, तो बोलो ये एक दिन का है कि एक हफ्ते का दिया हुआ है? 1 day का। 1 day का दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल आइडल टाइम पर डे कितना है? 30 minutes प्लस 10 minutes मिला के 40 मिनट्स, ठीक है। तो 40 मिनट्स ये एक दिन का है, तो हम लोग तो पूरे वीक का निकालना चाहते हैं, तो नॉर्मल आइडल टाइम पर वीक कितना हो जाएगा? एक दिन का आइडल टाइम अगर 40 मिनट्स है तो एक हफ्ते में कितना होगा? अब एक हफ्ता मतलब 7 मत मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 7 दिन तो काम ही नहीं होता है, इनका काम एक दिन छुट्टी रहता होगा, 6 दिन काम करना पड़ता है। बोलो कितना होगा? बोलो, लेबर में पूरा ऐसे ही है, इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक हफ्ते में कितना आइडल टाइम होगा? एक हफ्ते में तो 6 दिन काम करता है, तो कितना आइडल टाइम होगा? 240 minutes। 14 to 6 hours। 40, तो 6, हाँ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 240 मिनट्स। 240 मिनट्स मतलब कितना आवर्स? 4 hours। 4 मैम आवर्स, 4 hours। ठीक है, 4 आवर्स हो गया। अब निकालेंगे इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, बोलो कितना होगा? 44 hours। हाँ, इन ए वीक, ठीक है, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स इन ए वीक, तो एक्चुअल आवर्स माइनस आइडल टाइम, तो ये हो जाएगा 44 आवर्स। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कि जो कि 1 वीक का हमारे पास डेटा दिया हुआ है, तो 1 वीक में कितना घंटा इफेक्टिव, मतलब कितना घंटा प्रोडक्शन का काम होता है, ये निकाल लिया हम लोगों ने। 44 आवर्स होता है, और इन्होंने टोटल कितना आवर्स स्पेंड किया है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल आवर्स चार्ज टू ईच जॉब, तो उनका इतना टाइम प्रोडक्टिव आवर्स होना चाहिए, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ पर टोटल किया 15, 12 और 13, तो हम लोग के पास कितना आया? 40 आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब जो टाइम बुक नहीं है, टाइम नॉट बुक्ड वाज वेस्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर ए जॉब, तो बोलो वो कितना हुआ फिर? 4 hours। 4 आवर्स, सही है। टाइम वेस्टेड वेटिंग फॉर ए जॉब, तो एक जॉब के लिए वेट, मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होने के लिए इनका कितना टाइम चला गया? 4 आवर्स। तो इसीलिए बोला था टाइम नॉट बुक, तो एक्चुअली जब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया तो प्रोडक्टिव आवर तो 44 होना चाहिए, लेकिन फिर प्रोडक्टिव आवर 40 कैसे आ गया? तो उसके लिए लिख दिया है कि जो टाइम यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जितना कम दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जब जॉब X से Y में, Y से Z में इन्होंने मतलब ट्रांसफर लिया, तब उनका 4 आवर्स जो है मतलब खराब हो गया, ठीक है, ये बोल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है वेस्टेड बोला है, तो बोलो इस टाइम को, ये जो 4 आवर्स है, इसे हमें नॉर्मल आइडल टाइम कंसीडर करना चाहिए कि एबनॉर्मल? वैसे अगर तुम लोग देखोगे तो मैंने ये एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होने को नॉर्मल आइडल टाइम बोला है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लैंग्वेज यूज किया है वेस्टेड, तो इसके हिसाब से तुम लोग को क्या लग रहा है? और इन्होंने ऑलरेडी नॉर्मल आइडल टाइम क्या है बता दिया है, तो फिर अगर क्वेश्चन में हमें कुछ बोल दे, हिंट्स दे दे, तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होने को इन्होंने बोला है टाइम का वेस्टेज, तो टाइम का वेस्टेज बोला है, तो फिर बोलो ये 4 आवर्स को क्या कंसीडर किया जाएगा? प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, तो आइडल टाइम है, तो क्या आइडल टाइम कंसीडर करें, नॉर्मल की एबनॉर्मल? क्वेश्चन के हिसाब से बोलो। आइडल टाइम तो है, बट इसके आगे लिखे क्या, नॉर्मल लिखे कि एबनॉर्मल लिखे? मैम एबनॉर्मल।
एबनॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल इन्होंने अपना बता दिया कितना, इसको बोला है वेस्टेड। तो नॉर्मल आइडल टाइम वेस्टेड थोड़ी होता है। कोई खाना खाएगा तो हम लोग बोलेंगे टाइम वेस्ट कर रहा है, कभी नहीं बोलेंगे। कोई मशीन सेटअप कर रहा है तो क्या बोलेंगे, टाइम वेस्ट कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर, नहीं, वो सब तो रूटीन वर्क का पार्ट है। तो ये जो है ये भी नॉर्मल आइडल टाइम हो सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करेगा कि भाई एक जॉब से दूसरे जॉब में तो वेट करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, बट ये लोग बोल रहे हैं कि वेस्टेज है, ये टाइम का वेस्टेज है। तो फिर इसका मतलब, और ऊपर से इन्होंने अपना नॉर्मल आइडल टाइम खुद बता दिया है कितना है, तो फिर हम लोग को इस क्वेश्चन के लिए इसे कंसीडर करना पड़ेगा एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो क्वेश्चन का हिंट्स देखो ना, तो जब नॉर्मल आइडल टाइम होता है तो उसे वेस्टेड नहीं बोल सकते हैं। ये कैसे बोल दे कि वेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो तो अनएवॉइडेबल है, वो हम लोग करी मतलब उसको नहीं कंसिडर किए काम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि वेस्टेज था, तो इसका मतलब इनके हिसाब से ही एबनॉर्मल आइडल टाइम था। अब हम लोग निकालेंगे टोटल वेजेस। टोटल वेजेस, अच्छा, तो टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे, ये दिया हुआ है पर डे के बेसिस पे। तो पर डे के बेसिस पे निकाल के हम लोग 6 डेज का निकाल लेंगे, जो कि वीकली निकल जाएगा। तो टोटल वेजेस फॉर ए डे, एक दिन का टोटल वेजेस कितना है, बोलो कितना मिलेगा। एक तो बेसिक मिलता है और एक डीए मिलता है, जो कि 120% ऑफ बेसिक है। तो बोलो कितना हो जाएगा एक दिन का वेजेस। एक दिन में मिलता है 100 रुपए और 120% ऑफ 100 रुपए का, बस ये दो ही चीज मिलता है। तो बोलो कितना हो। मैम 240। 240 की 220। अच्छा हाँ मैम 220, सॉरी सॉरी। हाँ 220 हो। 100 और ये हो गया 120, तो ये हो जाएगा 220। अच्छा 220 पर डे, ठीक है, 220 पर डे हो गया। देन वीकली वेजेस कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वेजेस जो है वीक का निकालना है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन एक वीक पे बेस्ड है। तो बोलो एक हफ्ते का वेजेस फिर कितना हो जाएगा, इनटू कितना करना पड़ेगा, 6. मैम 6, 6। ठीक है। हाँ 7 गलती से मत कर दो, क्योंकि ये लोग 6 दिन काम करवाते हैं। तो 6 दिन का कितना बन जाएगा, 1320, 20. ठीक है। हाँ अब निकालेंगे इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, हमें क्वेश्चन में पूछा था एलोकेट कैसे करें द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक, ठीक है। तो एलोकेट करने का मतलब इस जॉब में भी एलोकेट करके दिखाना है। तो पहले तो वीकली वेजेस निकाल लेते हैं। तो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, तो ये देखो 1320 हम लोग पे करते हैं पूरे वीक में कितने घंटे काम करवाने के लिए, कितने से डिवाइड करना चाहिए, बोलो बोलो कितने से डिवाइड करें। इफेक्टिव वर्किंग आवर्स जो कि कितना आया है 44. 4, तो डिवाइड करके देखो कितना आता है। कितना आ रहा है, 30. ₹30 पर आवर, 1 घंटे का इतना पेमेंट होता है। तो 1 घंटे का निकाल लिया। अब एलोकेशन करने बोला है। एलोकेट करने का मतलब जॉब में बताओ, मतलब हर एक जॉब में लेबर का खर्चा कितना है। एलोकेशन ऑफ वेजेस, तो 3 जॉब है, जॉब एक्स, जॉब वाई, जॉब जेड। टाइम 15, 12 और 13, 15, 12 और 13 आवर आवर आवर, ठीक है। रेट निकाल लिया अभी अभी हम लोगों ने। रेट पर आवर कितना है 30, 30 और 30। तो पहले जॉब में कितना खर्चा एलोकेट करना पड़ेगा, तो टोटल निकालने से पता चलेगा कि जॉब एक्स में लेबर का खर्चा कितना हुआ। तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 इंटू 30, 450, 12 इंटू 30, 360, 13 इंटू 30, तो 390। तो अलग अलग जॉब में कितना एलोकेट होगा ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ कि ये तो जॉब में एलोकेट कर दिया हम लोगों ने 30 रुपीज करके, और ये जो 4 आवर्स एबनॉर्मल आइडल टाइम है, इसका अगर कॉस्ट कैलकुलेट करने बोले तो ये कितना हो जाएगा। मतलब देखो हमारा टोटल आवर्स कितना आया था
44 आवर्स, ठीक है, जिसमें से 40 आवर्स का तो काम हुआ जिसका चार्ज कर दिया 30 रुपीज करके, और ये जो 4 आवर्स एबनॉर्मल आइडल टाइम है इसका जो कॉस्ट होगा, पहले इतना बता दो, कॉस्ट ना हम बता देते हैं, इतना बता दो कि ये चार्ज कहाँ पर होगा। 4 आवर्स का जो टाइम वेस्टेज हुआ है एबनॉर्मल आइडल टाइम कहाँ चार्ज होता है, लिखवाया है, देख के मैम पीएल में। कॉस्टिंग पीएल। चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है, ये पीएल में चार्ज हो जाएगा। अच्छा, तो पीएल में चार्ज करेंगे लेकिन रुपीस में करना पड़ेगा ना, आवर्स में तो कर नहीं सकते, तो 4 आवर्स, अब इसका रेट कितना करके लगाएंगे, वही 30 करके ही हमें लगाना, ठीक है, जो रेट हम लोग लेबर को, क्योंकि देखो लेबर को जब पेमेंट करेंगे, ये तो मैंने काम का कैलकुलेशन किया कि भाई जॉब एक्स के लिए इतना खर्चा इतना खर्चा इतना खर्चा, लेकिन लेबर को मुझे कितने घंटे का पेमेंट करना पड़ेगा बोलो तो, लेबर को मुझे कितने घंटे का पेमेंट करना पड़ेगा 30 रुपीज करके, मैम 40 आवर्स। 44 आवर का। पूरा पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। 44। पूरे आवर्स का ही 44 का पेमेंट करने से वो नहीं मानेगा। क्यों मानेगा, वो अपना जो टाइम स्पेंड किया है पूरा उतना ही वो लेके जाएगा, कितने समय का वो लेके जाएगा बोलो। मैम 48 आवर्स। हाँ, पूरा 48 आवर्स ना, उसने तो 48 आवर्स ही काम किया है। अब उसमें नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो है हम लोग का 4 आवर्स, ठीक है, तो वो खाएगा या फिर उसने थोड़ा रेस्ट लिया तो उसके लिए उसका पेमेंट तो कट नहीं कर सकते हैं, तो 4 आवर्स का पेमेंट जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो तो वो लेगा ही, ठीक है, और एबनॉर्मल आइडल टाइम जो हुआ उसमें भी उसका कोई गलती नहीं है तो वो भी वो लेगा, तो उसका पेमेंट तो पूरा 48 आवर्स का ही जाएगा। अगर पूछा जाए कि एम्प्लॉय को कितना पेमेंट करना पड़ेगा तो वो 48। फिर हम लोग जो ये कैलकुलेट कर रहे हैं ये 30, ये क्या कैलकुलेट करें, ये हम लोग इफेक्टिव आवर कैलकुलेट करें, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, कि अगर हम लोग इस जॉब में चार्ज करें, अब जॉब में तो हम लोग जो वेस्टेज के लिए भी पेमेंट करें वो चार्ज करेंगे तो हमारा कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना, वो तो नहीं कर सकते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम के लिए। तो ये देखो 40 आवर्स का यहाँ पर चार्ज दिखा दिया और ये 4 आवर्स का यहाँ पर दिखाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा ₹120, ठीक है, ये कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। अब तुम लोग सोच रहे हो फिर ये तो 4 आवर्स और ये 44 ही हुआ, तो यहाँ पर कॉस्ट भी तो बढ़ा 30 आवर्स, मतलब मेरा बात समझो, ऐसा नहीं है कि 48 का पेमेंट नहीं होगा, ये 30 जो निकल रहा है ना, ये 30 तो हमारा ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर 44 दे रहे हैं तो ये 30 आ रहा है, वैसे तो कैलकुलेशन के हिसाब से फिर 48 देना चाहिए, हम लोग तो आइडल टाइम को लेस करते हुए दे रहे हैं ना, तो रेट वैसे ही बढ़ जा रहा है 30 करके, जो मैंने तुम लोग को यहाँ पर समझाया था, ये देखो रेट ऐसे ही बढ़ जाता है, ये देखो हम लोग 9 नहीं कर सकते ना, 7 कर रहे हैं ना, तो रेट वैसे ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें पूछा जाता, ये पूछा नहीं है कि जो ये 4 आवर्स एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो उसके वजह से जो मेरा कॉस्ट बेकार हुआ वो पीएल में जो चार्ज होगा, तो पीएल में कितना रुपीस चार्ज होगा, तो वो 30 रुपीस के अकॉर्डिंग ही होगा कि 30 रुपीस मेरा 4 घंटे का वो जा रहा है लेकिन वो मेरा बेकार हो गया, वो हम प्रोडक्ट के कॉस्ट में एड ऑन नहीं कर सकते, और जब हम 30 रुपीस करके निकाल रहे हैं ना तो ऑलरेडी वैसे ही मेरा पर आवर का कॉस्ट ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। अब इलास्ट्रेशन 3, इलास्ट्रेशन 3 में देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी, यहाँ पर वर्कर का अर्निंग निकालने के लिए बोला है, ये नहीं बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन का कितना खर्चा हो रहा है। कैलकुलेट अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर ए मंथ एंड एलोकेट द इम्प्लॉय कॉस्ट, अब इम्प्लॉय कॉस्ट भी निकालने बोला, इम्प्लॉय कॉस्ट कौन कैलकुलेट करता है, कंपनी। अर्निंग ऑफ ए एंड बी कौन कैलकुलेट करेगा, नॉर्मली वर्कर खुद करता है, बट यहाँ पर हमें दोनों चीज कैलकुलेट करने बोला है कि भाई 2 वर्कर है उनका अर्निंग कितना है बताओ, और कंपनी का क्या खर्चा होता है उनको रखने के लिए। अच्छा, उनको रखने के लिए नहीं बोला है, बोला है कि इम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड, तो सिंपल सा बात है, ए अगर एक्स वाई जेड तीनों जॉब में काम करता है तो ए को जो भी पेमेंट करेंगे वही निकालना पड़ेगा, और बी को इस तीनों जॉब के लिए जो भी पेमेंट करेंगे वो निकालना पड़ेगा, बट देखना ये है कि ए क्या तीनों जॉब में काम करता है कि नहीं, बी तीनों जॉब में काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर ए बी का दे दिया है, डी बेसिक दिया है, डीए दिया है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ दिया है, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई दिया है, ओवर टाइम दिया है जो कि ओवर टाइम ए ने किया है, ठीक है। द नॉर्मल वर्क, बी ने कोई ओवर टाइम नहीं किया तो उसे ओवर टाइम पेमेंट नहीं मिलेगा, ए को इसका मतलब ओवर टाइम भी मिलेगा। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200, नॉर्मली 200 आवर्स काम होता है, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ द नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। तो ओवर टाइम कैसे पे किया जाता है, मतलब कोई अगर ओवर टाइम करेगा तो उसे कितना देना पड़ेगा, तो बोला गया है
कि नॉर्मल वेजेस और डियरनेस अलाउंस मिला के जितना होता है नॉर्मली उसका डबल पे होगा। Employers contribution to state insurance and provident fund are at equal rates with employees contribution। employee पीएफ में और ईएसआई में जितना कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर को भी पीएफ और ईएसआई में उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जैसे तुम लोग टैक्स में पढ़ते हो, नॉर्मल है, यहाँ पर भी वही चीज है। टू वर्कर वेयर एम्प्लॉयड ऑन जॉब XYZ, ये दोनों वर्कर को XYZ तीनों जॉब में लगाया गया है। वर्कर ए ने एक्स जॉब के लिए 40%, वाई के लिए 30%, जेड के लिए 30% जो है टाइम लगाया है, और वर्कर बी ने 50, 20 और 30% टाइम स्पेंड किया है। ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई, तो ये जो ओवर टाइम ए ने किया है 10 घंटा, ये जॉब वाई के लिए हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें और कुछ नहीं बोला है क्योंकि क्वेश्चन ऊपर ही बता दिया है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। पहला बात है हमें दोनों वर्कर का जो है अर्निंग कैलकुलेट करना है और इम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करके जॉब XYZ में उसे एलोकेट करके दिखाना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, एलोकेट किया। तो सबसे पहले अर्निंग निकालेंगे ए और बी का। अर्निंग ऑफ ए एंड बी, पर्टिकुलर्स ए बी, बेसिक वेजेस 10,000 और 16,000। अच्छा ये सब क्या मंथली दिया हुआ है? कुछ लिखा नहीं है, हम भी ऐसे ही लिख देते हैं। अच्छा फिर डीए मिलेगा 50% ऑफ 50%, 50%। अच्छा कुछ नहीं बोला है तो किस पे मिलता है? बोलो। बेसिक वेजेस पे मिलता है। जब डीए कुछ नहीं बोलता है तो फिर बेसिक वेजेस पे मिलेगा 50%, यानी 5,000 और ये 8,000। अच्छा और क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो ये कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑन बेसिक वेजेस और कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेंस ये थोड़ी ना ऐड होगा, बताते हैं। देखो ये दोनों हटाओ, ओवर टाइम ऐड करेंगे। तो ओवर टाइम किसने किया है? ए ने किया है, तो ओवर टाइम का पेमेंट किसको होगा? ए को होगा। वो वर्किंग नोट ए में हम निकाल लेंगे 1 में कि ए को कितना हमें ओवर टाइम पे करना है। तो ये हो जाएगा ग्रॉस वेजेस, ठीक है। अब जो कंट्रीब्यूट करना है ए और बी को अपने पीएफ में और अपने ईएसआई में, तो वो अमाउंट उनके वेजेस से क्या होना चाहिए? ऐड होगा कि डिडक्ट होगा? मैम कटेगा। डिडक्ट होगा। डिडक्ट होगा, तो हम लोग यहाँ से लेस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ऐड करते जाएंगे तो ये भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या बोला जाएगा जब कोई काम में जाएगा, मतलब जब जॉब के लिए गया तो उसे ये बोलेगा कि भाई आपको बेसिक ये मिलेगा, डीए ये मिलेगा, और ओवर टाइम इन्होंने किया है तो मिल रहा है, नहीं किया है तो नहीं मिलेगा, जैसे बी को नहीं मिलेगा। तो ग्रॉस वेजेस अब इसमें से ही बोल दिया जाएगा कि भाई आपका पीएफ का इतना काटेंगे और ये ईएसआई का इतना काटेंगे, तो मतलब नेट वेजेस कुछ और हो जाएगा, मतलब इन हैंड कम हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ठीक है, ये डिडक्ट करेंगे, और कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई ये भी डिडक्ट करेंगे। अब ऐसा मत सोचो कि पिछले बार ऐड किया था, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वहां पर कंपनी बोल रही थी कि कोई भी एक एम्प्लॉय को रखने का खर्चा कितना है, तो कंपनी को तो पीएफ पे करना पड़ता है, तो वो उसको भी ऐड करती है। लेकिन ए यहाँ पर अपना अर्निंग निकाल रही है, तो एक अर्निंग कितना है? एक बार अगर ओवर टाइम हटाते हैं तो 15,000, लेकिन अगर उसमें से उसको पीएफ में पैसा डालना है और जो है ईएसआई में डालना है, तो उसका इन हैंड जो है वो तो कम हो जाएगा। तो बोला है बेसिक वेजेस का 8% और कंट्रीब्यूशन ईएसआई में भी बेसिक वेजेस का 2%। तो 8% ऑफ यहाँ पर कर देते हैं, 8% ऑफ बेसिक वेजेस, और ये हो जाएगा 2% ऑफ बेसिक वेजेस। तो देखो कितना होगा दोनों के केस में, 8% ऑफ 10,000 मतलब 800, और इधर हो जाएगा, ये बताओ ना थोड़ा, 16,000 का कितना हो जाएगा? ये 200 होगा। ये 320 हो जाएगा। 1280 होगा, ठीक है। अच्छा अब बी का तो हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई ओवर टाइम है भी नहीं। तो 16 और 8 कितना हो जाता है? 24,000।
तो इनका वैसे तो 24,000 वेजेस है, लेकिन इनको अपने इस वेजेस से ही इतना पीएफ में और इतना ईएसआई में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 24,000 माइनस 1280 माइनस 320, तो ये हो जाएगा 22,400। ठीक है, ये हो गया नेट वेजेस। और अगर ये कंपनी कैलकुलेट करती कि बी को रखने का खर्चा कितना है, तो कंपनी क्या करती, ये 1280 और 320 को क्या करती, क्योंकि कंपनी को भी तो इतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर कंपनी ये कैलकुलेट करती कि बी को रखने का खर्चा कितना है, यहाँ तो कैलकुलेट हो रहा है कि बी का अर्निंग कितना है, तो बी का इन हैंड अर्निंग है 22,400। तो अगर कंपनी कैलकुलेट करती कि बी को रखने का खर्चा कितना है, तो कंपनी ये 1280 और 320 को क्या करती, प्लस करता हूँ। प्लस करती। ठीक है, प्लस करने के बाद जितना आता उतना उनका रखने का खर्चा निकल जाता। अच्छा, अब ओवर टाइम निकाल लेते हैं। तो हम बीच में ही वर्किंग नोट बना दे रहे हैं, ठीक है, तुम लोग लास्ट में बनाना। तो वर्किंग नोट हम ओवर टाइम का कैलकुलेट करते हैं। तो ओवर टाइम कैसा बोला था, ओवर टाइम बोला था जो भी ओवर टाइम होगा जो कि 10 घंटा दिख रहा है, ओवर टाइम कैसे होगा, डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो नॉर्मल वेजेस कितना है, ए का देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए को मिला है। तो नॉर्मल वेजेस पर आवर कितना है, नॉर्मल वेजेस मतलब क्या क्या कंसीडर करने बोला है, नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। अच्छा, दोनों लेना है। तो 10,000 और 5,000 है ना, बेसिक वेजेस। और ये तो यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं। लिखे क्या इसमें, बोला है ओवर टाइम, ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम, कैलकुलेशन ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम। तो यहाँ पर लिखते हैं ओवर टाइम वेजेस इज डबल, यानी 2 टाइम्स ऑफ कितना है, 10,000 प्लस 5,000। अच्छा, ये डबल ऐसे नहीं करेंगे, 10,000 और 5,000 यानी 15,000। ये रुपीज 15,000 हो गया। ये कितने घंटे के लिए है, बता सकते हो, ये जो पेमेंट मिल रहा है ये कितने घंटे के लिए मिल रहा है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स जितना है उतने। ये मंथली डेटा है, पता चल गया, ये देखो मैंने देखा नहीं, मंथ आर 200। ठीक है, तो ओवर टाइम वेजेस इज, ये हो जाएगा 15,000 रुपीज, 15,000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस पर आवर कर देते, ओवर टाइम वेजेस पर आवर, सॉरी नॉर्मल हो रहा है, डिवाइडेड बाय ये जो पेमेंट हो रहा है ये कितने घंटे के लिए हो रहा है, ये पूरे एक मंथ का है जो कि 200 घंटा काम बता रहा है, तो 200 आवर्स। तो कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो रहा है, 75। ₹75 पर आवर। लेकिन ओवर टाइम क्या होगा, इसका डबल होना चाहिए। मतलब एक्चुअली ना, मुझे ये ओवर टाइम मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसको मुझे लिखना पड़ेगा वेजेस पर आवर, जिसमें हम दो चीज कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि नॉर्मल वेजेस और डियरनेस अलाउंस ये दोनों ले लिया, ये आवरली बेसिस पे निकाल लिया। अब हम लिखेंगे ओवर टाइम कितना हो जाएगा, तो ओवर टाइम वेजेस पर आवर कितना हो जाएगा, बोलो, जो भी ये दोनों का पर आवर होगा उसका डबल। तो बोलो कितना होगा, हम लोगों ने निकाल लिया ना ओवर टाइम कैसे पे होगा, डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस। तो टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस और डीएनएस अलाउंस इसको मैंने पर आवर बेसिस पे निकाल लिया। ठीक है, अब इसका डबल करेंगे तो कितने का डबल करना पड़ेगा, 75 का। तो कितना हो जाएगा, ₹150 पर आवर। ठीक है, तो बोलो टोटल ओवर टाइम कितना होगा, ए ने 10 घंटा ओवर टाइम किया है, तो टोटल ओवर टाइम वेजेस कितना हो जाएगा, अगर 1 घंटा के लिए 150 रुपए 1500। मिलता है, हाँ 1500, हाँ 1500 हो जाएगा। इसीलिए मैंने पर आवर निकाल दिया, क्योंकि मुझे 10 घंटे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, कि तो मुझे अगर पर आवर वेजेस पता चलेगा, पर आवर ओवर टाइम, तो हम 10 घंटे से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लिख दिया मैंने 1500। अब इसका टोटल कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो 10,000 और ये हो गया 5,000, 15 और एक 16,500, 16,500 और माइनस ये हो जाता है 1,000, मतलब 15,500। ये बन गया पहले क्वेश्चन का आंसर।
ये हो गया कि वर्कर लोगों का अर्निंग कितना है। अच्छा, इसके बाद हम लोग को ये कैलकुलेट करने बोला है कि जॉब में कितना कितना हमें एलोकेट करना है। तो इसके लिए निकालना पड़ेगा कि कंपनी का इन दोनों को रखने का खर्चा कितना होता है, मतलब लेबर कॉस्ट निकालना पड़ेगा या फिर इम्प्लॉय कॉस्ट, जो भी बोलो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हमें तो ग्रॉस वेजेस पता ही है, ग्रॉस वेजेस एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम। पहले हम लोग नॉर्मल निकालेंगे। देखो ग्रॉस वेजेस हमें पता है, ये देखो इनका 15,000 और इनका हो जाएगा 24,000, मतलब अलग से नहीं लिख के मैंने यहाँ से ही देख के कर दी। 15,000 और ये हो जाएगा 24,000। ओवर टाइम क्यों नहीं लिया वो भी हम बताते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वो कंट्रीब्यूशन को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो इम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा पीएफ में और इम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करेगा ईएसआई में, वो ऐड होगा। अभी तुम लोगों से पूछा था, तुम लोगों ने बोला कि हाँ ऐड होगा। 800 200 और 1280 और 320। तो 800 200 1280 और 320। तो टोटल करो। ओवर टाइम क्यों एक्सक्लूड किया बताते हैं। 15,000 और ये मिला के हो गया 16,000 और यहाँ पर हो जाएगा 24,000 प्लस 1280 प्लस 320। तो ये हो जाएगा 25,600। ठीक है। अच्छा, अब इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितना है, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स है 200। ठीक है, तो वेजेस रेट पर आवर कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा। 16,000 डिवाइडेड बाई 200 और 25,600 डिवाइडेड बाई 200। तो कितना आएगा, ये वाला आ जा रहा है ₹80 पर आवर और इधर वाला ₹128 पर आवर। अच्छा, यहां से मैंने ओवर टाइम क्यों हटाया, अब समझो। ओवर टाइम का रेट तो अलग है ना, वो 150 रुपए करके है। ठीक है, तो अगर मुझे नॉर्मल वेज रेट निकालना है तो उसमें अगर हम ओवर टाइम इंक्लूड करेंगे तो मेरा ये आंसर गलत आ जाएगा। मतलब नॉर्मली जो वेज रेट है वो ए के लिए 80 पर आवर, अगर उसने ओवर टाइम किया तो उसे कितना मिलेगा, से 150 पर आवर मिलेगा उस ओवर टाइम पीरियड के लिए। और बी का नॉर्मल वेज रेट है 128 पर आवर। ये हमें निकालना चाहिए अलग से, तभी तो हम लोग जॉब पे चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे कि वर्कर ए का तीनों जॉब पे क्या खर्चा आया। वर्कर ए जिसने तीनों जॉब में काम किया है उसका खर्चा कितना है। वर्कर ए का टोटल वेजेस और एक्स वाई जेड ये है जॉब। ठीक है, तो वर्कर ए का जो वेजेस है उसमें दो तरीके का वेजेस है, एक है नॉर्मल या फिर ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, और एक है ओवर टाइम। तो नॉर्मल वेजेस वर्कर ए को कितना दिया गया है, नॉर्मल वेजेस दिया गया है ये देखो 16,000 और ओवर टाइम कितना दिया गया है 1,500। ठीक है, अब एक्स वाई और जेड तीन जॉब है, तो इसमें देखो कैसे करके एलोकेट करेंगे। तो वर्कर ए ने एक्स जॉब में 40% टाइम कंट्रीब्यूट किया है, तो 16,000 का 40% यहाँ एलोकेट होगा। ठीक है, तो बोलो कितना होगा, 16,000 का 40% यहाँ एलोकेट करना पड़ेगा, तो कितना होगा एक्स वाई जेड में। हम लोग कुछ मेहनत नहीं करेंगे। 6,400। हाँ 6,400। अच्छा, और उसने जो ओवर टाइम है वो कौन से जॉब के लिए किया है, वाई के लिए। ठीक है, तो वो ओवर टाइम में लिखेंगे। और नॉर्मली वाई के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया है 30%, तो 16,000 का 30% कितना हो जाए 4,800। और जेड के लिए भी किया है 30%, तो अगेन कितना हो जाएगा 4,800। और जो ओवर टाइम है वो एक्स में भी नहीं हुआ जेड में भी नहीं हुआ, वाई के लिए हुआ, तो वाई में पूरा कितना चला जाएगा 1,500। ठीक है, अच्छा अब नीचे वर्कर बी, वर्कर बी का तो एक ही तरीके का वेजेस है, दैट इज ऑर्डिनरी। वर्कर बी को हम लोगों ने कितना वेजेस दिया है, टोटल 25,600 वर्कर बी को रखने का खर्चा। ठीक है,
अब इसमें से एक्स जॉब में कितना जाएगा, 50, 20 और 30, तो 50% कितना हो जाएगा इसका, 50% यानी डिवाइडेड बाय 2 करके बताओ। 1800, 12,800। अच्छा, और 25,600 का 20% कितना होता है? $5120। और 25,600 का 30%। $7,680। 7,680। तो अब ये जॉब में कितना खर्चा हुआ एम्प्लॉय का, ये पूछा था क्वेश्चन। देखो क्या पूछा था, पहले तो पूछा था कि वर्कर लोगों का वेजेस निकालो, तो वो तो निकाल लिया। फिर यहाँ पर क्या बोला था कि एलोकेट द एम्प्लॉइज कॉस्ट टू ईच जॉब। तो एक्स जॉब में एम्प्लॉय कॉस्ट कितना लगा, तो 2 एम्प्लॉय का कॉस्ट लगा, ए और बी, ठीक है। तो ए का 6,400, बी का 12,800, टोटल कितना होता है? $19,200। ये टोटल कॉस्ट एलोकेट हुआ है एक्स जॉब में। वाई में 4,800 और 5,120, 9,920। और ये 1,500 भी ऐड होगा, उधर क्या मेरे से 11,420। और ये वाला 4,800 और 7,680, 12,480। तो एक्स जॉब में एम्प्लॉय का खर्चा इतना, वाई में इतना और जेड में इतना, दोनों वर्कर का हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ पर देखो ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवर टाइम कैसे निकाला, ओवर टाइम बोला था नॉर्मल वेजेस और डीएनएस अलाउंस टोटल जितना होता है उसका डबल, ठीक है। तो अब 15,000 का डबल तुम लोग 30,000 कर ही सकते हो, लेकिन ये कितने घंटे के लिए है, ठीक है। तो 15,000 तो 200 घंटे के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब ये 15,000 का डबल 30,000 होता है, लेकिन हमें तो 10 घंटे में कितना चार्ज करना है, तो 10 घंटा उन्होंने ओवर टाइम किया है, तो ओवर टाइम वेजेस पर आवर निकालेंगे तभी ना 10 घंटा पे चार्ज करेंगे। तो नॉर्मल वेजेस पर आवर 75 है, उसका डबल हो जाता है 150। नॉर्मल वेजेस में सिर्फ ये 2 चीज लिया गया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फिर हमें बोला गया कि ये तीनों जॉब में जो ये 2 वर्कर काम किए, इसमें ये तीनों जॉब में इनको रखने का खर्चा कितना आया। तो ए का ग्रॉस वेजेस ओवर टाइम एक्सक्लूड इसीलिए किया क्योंकि उसका रेट अलग होता है। तो ओवर टाइम के अलावा, क्योंकि ओवर टाइम करने पे मिलता है अदरवाइज नहीं मिलता है, तो ओवर टाइम का रेट अलग है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग से कर ही दिया, वो वाई जॉब में था। तो ए का ओवर टाइम के अलावा 16,000, ए को रखने का खर्चा, बी को 25,600। तो वेज रेट निकल गया 80 और 128, ये हमें पूछा था, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया। अब हम लोग को क्या करना है, ये बताना है कि एक्स जॉब में ए को रखने का खर्चा, वाई को एक्स जॉब में, और वाई और जेड में ए को रखने का खर्चा। तो फिर ए ने अगर 40% टाइम जो है एलोकेट किया है, तो 16,000 का 40, 30 और 30 कर दिया, और 1,500 पूरा वाई में चला जाएगा बिकॉज ओवर टाइम वाई के लिए हुआ है। और बी के केस में जैसे जैसे बोला था कर दिया। तो टोटल करने से एक्स जॉब में एम्प्लॉय कॉस्ट दिस वन एंड वाई में दिस वन और जेड में ये हो जाएगा 12,480, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो इलास्ट्रेशन 3 तक हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओवर टाइम का क्या क्या रूल्स वगैरह होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतनी बाय मैम। थैंक यू मैम।